जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, प्यारे गुरुजी, भविष्य के गुरुजी और वर्तमान के गुरुजी, क्योंकि लगभग 63,000 तो हमारे ऐसे गुरुजी भी हैं जो कि क्या किए हैं, फॉर्म भर चुके हैं। ओके, और तो उन सबों के लिए क्या है, आज रामबाण क्लास लेकर मैं उपस्थित हूँ। सावन का सोमवार चल रहा है, सावन का मास चल रहा है, महाकाल का महीना चल रहा है और महाकाल के आशीर्वाद से ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर 1000 प्रश्नों का तांडव, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी ईवीएस की ऐसी तैसी पूरा ईवीएस का निचोड़, क्लास 6 टू 5, क्लास 3 टू 5 आपका है पर्यावरण और हम पुस्तक से, और उसके बाद 6ठी से 8वीं तक है विज्ञान। संपूर्ण डिस्कशन एक वीडियो में, 1000 प्रश्न, कंप्लीट 1000 प्रश्न, डिटेल एनालिसिस के साथ। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे सभी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और महाकाल के नाम पे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसका लाभ पहुंचाएंगे। 1000 प्रश्न 3D स्टाइल में जब आप करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा, यकीन मानिए कि बाबा भोला आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए पर्यावरण एवं विज्ञान, एससीईआरटी एंड एनसीईआरटी ईवीएस की ऐसी तैसी सीरीज महाकाल का आशीर्वाद से। लड़का अचंभित है, कह रहा है यह क्या हो रहा है, और सेव द अर्थ, बीट द प्लास्टिक, बीट टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ओके, इन सबों के साथ 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण को बचाना है तो पर्यावरण की क्लास को डिटेल करना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको पता होगा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए बिहार 7 फेज मॉक टेस्ट भी आपको कराया जा रहा है, और ये मॉक टेस्ट है आपका प्लेटफॉर्म का, वो भी 120 क्वेश्चन का टीआरआई टेस्ट 12 और 5 ऑप्शन वाला। और ऐसा डिस्कशन कहीं और कहाँ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ओके, और मैं हूं आपका प्यारा नन्हा भाई सर्वेश। ओके साथियों, स्टार्ट करते हैं। कोई भी समस्या हो, और बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन आपको अपलोड करा दिया गया है। आपको पता है कि अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें जीके जीएस का लेवल ही रहेगा। साथ ही साथ एडिटोरिया का मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ओके, ये सभी क्लास को आप देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि करेंट अफेयर की क्लास भी आपको अपलोडेड है, जो कि आपके एग्जाम में जिसका वेटेज है। इन सभी क्लासों को देखने के बाद आप क्या हो गइएगा, एग्जाम के लिए बेहतर तैयार हो जाइएगा। आइए एग्जाम की तैयारी को धारदार बनाते हैं। आप लोग जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, और हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। और हम पर्यावरण और करेंट अफेयर की भी क्लास कराते हैं। जैसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की परीक्षा को प्रभावित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग करने का क्या किया है, अनाउंस कर दिया। तो वह रोडमाइजेशन सॉफ्टवेयर, आपको ये सब पता ही होगा, तो ये भी कराते रहते हैं करेंट अफेयर भी। और आपको पता है कि करेंट अफेयर डेली बेसिस पे करना है। 69 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास भी देते हैं। ओके साथियों, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते तो उसे क्या कहते हैं। डिस्कशन ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करूंगा। तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, फसल। जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप। तो एक ही स्थान पर जब क्या होता है, एक ही टाइप का फसल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉप। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, कृषि। राइजोबियम नामक जीवाणु, आपको पता है कि राइजोबियम ही एक ऐसा जीवाणु है जो कि क्या करता है साथियों, बिल्कुल सही पकड़े हैं, जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। और ये किस में पाया जाता है, तो ये फलीदार पौधे में पाया जाता है, जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, अरे सरसों हो गया। मतलब सीधा यहाँ पर अगर दलहन और तिलहन भी रहे तो भी आपको क्या करना है, सही मारना है, तिलहन। ओके साथियों, याद रखना है। ये कलर ठीक है, या फिर ये कलर करता हूं, देखता हूं। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है। देखिए, ग्रीष्म ऋतु मतलब क्या है, जो फसल जून जुलाई में लगाया जाए, बोया जाए, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों खरीफ फसल। क्या कहते हैं, खरीफ फसल। और काटा कब जाता है, अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल की बुआई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है और अप्रैल नवंबर। और जायद फसल की बुआई कब होती है, अप्रैल में होती है और जून जुलाई तक खत्म हो जाता है, ठीक ना।
जायद फसल को कैश क्रॉप कहते हैं, जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सब किस में आता है साथियों? आपका जायद फसल में आता है। कौन से जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो कौन सा जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है? तो शहद क्या है? जंतुओं द्वारा खाद्य पदार्थ है। बाकी जो खाद्य पदार्थ है वो आपको क्या है साथियों? वो आपका क्या है? फल, चावल और दाल, ये सब पौधे के द्वारा प्राप्त है। इनमें से कौन सा रेशेदार फसल है? तो रेशा किस में होता है? कपास में होता है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात में। और कपास किस मिट्टी में होती है साथियों? तो काली मिट्टी में होती है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे। चना क्या है? फलीदार पौधा है, इसके जड़ जड़ में ही राइजोबियम पाया जाता है। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है साथियों? बढ़ती है। फसल चक्रण का मतलब क्या है कि एक ही जमीन पर हर साल एक ही प्रकार का फसल नहीं लगाना, फसल को बदल बदल कर लगाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्रण कहलाता है। ओके साथियों, अगला सवाल है, कहता है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मिट्टी को उलटने पलटने और पलाव पलाव पोला को क्या कहते हैं? पलाव करने की प्रक्रिया जुताई कहते हैं। आपको पता है कि आप मिट्टी को क्या करते हैं? जुताई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका मिट्टी पलट जाता है, और पलट जाता है तो क्या होता है? नीचे का ह्यूमस ऊपर आ जाता है और मिट्टी फिर क्या हो जाती है? उर्वरक हो जाती है। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दाने को भूसे से अलग करना थ्रेशरिंग कहलाता है। आप लोग थ्रेशरिंग किए हैं? इनमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? आइए, खरपतवार का उदाहरण क्या है साथियों? तो देखिए, मसूर तो क्या है? पौधा है। जूट भी पौधा है, तीसी भी पौधा है। तो खरपतवार क्या है? गाजर घास। गाजर घास एक बहुत अलग तरह का घास होता है, जो क्या होता है? बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और खरपतवार को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं साथियों? खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। इनमें से खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ की फसल जो क्या हो, जून जुलाई में बोई जाए, ओके, और अक्टूबर नवंबर में काटी जाए, तो यहाँ पर खरीफ फसल क्या है? आपका सोयाबीन है। और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं साथियों? सोया प्रदेश भी कहते हैं। अब ये सब आपको आंसर में नहीं मिलेगा, बुक में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह का डिस्कशन आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वेश क्लासेस केजीजी पे ही मिलेगा। ओके साथियों, कहता है फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया, फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया जो है, ये आपका कहलाता है क्या चीज साथियों? फसल से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया ओसाई कहलाता है। आप लोग ओसाई करते होंगे। ओके, ओसाई और दौनी। तो देखिए, लोकल भाषा में थ्रेशरिंग को क्या कहते हैं? लोकल भाषा में थ्रेशरिंग को दौनी कहते थे। ये दौनी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग। ओके साथियों, कहता है ऋतु के आधार पर, कहता है ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम प्रचलित है? तो सबसे कम प्रचलित है आपको जायद फसल, क्योंकि जायद फसल बहुत कम समय के लिए बोया जाता है। सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को कहते हैं साथियों बजरी। क्या कहते हैं? बजरी कहते हैं। कुतरने में सहायता करने वाले दांत क्या होते हैं? तो आपको पता है, चूहा हुआ कुतरता है, तो हमारे शरीर में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उसमें कृदनक है, रदनक है, चबरनक, अर्धचबरनक और चबरनक। तो ये जो चूहे का दांत होता है, इसको हम लोग कृदनक कहते हैं। और अंग्रेजी में इसी को क्या कहते हैं? इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। और रदनक का क्या होता है? केनाइन। ओके साथियों, निम्न विकल्पों में से कौन सा क्या है? कौन सा फलदार फसल है? फलदार फसल किसे कहते हैं? तो यहाँ जो नींबू है, वो कैसा फसल है साथियों? फलदार फसल है। ओके, अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सी सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो सिंचाई के लिए जल का स्रोत क्या है? साइफन नहीं है। साइफन क्या होता है? तो वो जो पंपिंग सेट में लगता है ना, वो पाइप जो कि बोरिंग से पंपिंग सेट को जोड़ता है, उसी को क्या कहते हैं? साइफन। तो इससे सिंचाई थोड़े होगा, सिंचाई होगा तालाब से, नदी से और झील से। और बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो नहर से होती है। ओके, और उसके बाद किससे होता है? तो ट्यूबवेल से होता है। 1 लीटर जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है को आपस में मिला दे, तो पूरे जल का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? क्या है? 40 डिग्री है, और दोनों जल को मिला देते हैं
तो 10 से 40 के बीच हो जाएगा। कितने डिग्री से? 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग आता है? तो वर्मी कंपोस्ट के रूप में प्रयोग करते हैं हम लोग केचुआ। आपको पता है कि केचुआ की सहायता से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्मी कंपोस्ट यानी कि कृत्रिम खाद बनाते हैं। कृत्रिम खाद बनाते हैं जो कि खेत के लिए क्या है? फायदेमंद होता है। वे पदार्थ जो अपने में से उष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा आसानी से गुजर रहा है तो क्या कहलाएगा? सॉरी, सुचालक कहलाएगा, चालक कहलाएगा, चालक। और अगर उष्मा नहीं गुजर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कुचालक। और जिससे आंशिक रूप से उष्मा गुजरती है जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब क्या होता है साथियों? तो ये सब होता है अर्धचालक। ओके साथियों, जैसे कि चालक में आपका क्या आएगा? लोहा, अल्युमिनियम, ये सब क्या है? चालक। कुचालक में आपका क्या आएगा साथियों? तो लकड़ी, मिट्टी, कार्बन। निम्न में से मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? बात आपको पता है कि टाइफाइड जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। ओके। खसरा और चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा। ओके साथियों। हाँ, और कोरोना भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में से कौन सा है? तो डेंगू को फैलाने का काम करता है मादा एडीज मच्छर। और मादा एनाफ्लीज मच्छर की वजह से क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है। मलेरिया। ओके। और कॉकरोच की वजह से क्या होता है? तो फूड इन्फेक्शन होता है। और घरेलू मक्खी की वजह से आपका डायरिया। डायरिया किसकी वजह से होता है? घरेलू मक्खी की वजह से। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? तो मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है पोलियो। पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। वो बात अलग है कि बिहार और भारत दोनों क्या हो चुका है? पोलियो मुक्त देश हो चुका है। बाकी सभी रोग किसके वजह से होते हैं? टाइफाइड और क्षय रोग जो है जीवाणु की वजह से, और मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से। मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग मच्छर के काटने से होता है। और कौन सा मच्छर है? तो अभी बताए थे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। और मादा एनाफ्लीज मच्छर क्या करता है? तो प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु क्या है? प्रोटोजोआ का वाहक होता है। ओके साथियों, कहता है कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कीजिए। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं। तो गहरे रंग के कपड़े हम लोग कब पहनेंगे? सर्दी में। समुद्री समीर बहने का समय है। समुद्री समीर कब बहती है? तो रात के समय में। हल्के रंग के कपड़े हम लोग पहनते हैं गर्मी में। और सल समीर कब चलता है साथियों? तो दिन में चलता है। इस तरह से आपका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। बी मतलब 1 का 2, 2 का 1। अच्छा, सॉरी। समुद्री समीर जो है ये दिन में चलेगा। समुद्री समीर कब चलेगा? दिन में चलेगा। समुद्री समीर मतलब क्या है? दिन में हवा क्या आएगी? तो पृथ्वी की ओर आएगी। ओके। और रात में हवा किधर जाएगी? तो पृथ्वी से, लैंड से कहाँ जाएगी? समुद्र की ओर जाएगी। ओके साथियों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? सारा पीडीएफ देख लीजिएगा। ओके साथियों, आइए, निम्न में से किस पौधे के पत्तियों के रस का प्रयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार के लिए किया जाता है? तो वो कौन सा पौधा है साथियों जिससे मलेरिया और क्या है? डेंगू दोनों का इलाज हो जाता है? वो है आपका गिलोय। ओके। वैसे तो मलेरिया के इलाज के लिए हम लोग सिलिकोना के छाल का यूज करते हैं। सिलिकोना के छाल का। और इसका सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? इंडोनेशिया करता है। ओके साथियों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग ने 1928 में किस किस पहले प्रतिजैविक की खोज की थी? मतलब प्रतिजैविक का मतलब क्या है कि वो पेनिसिलिन का खोज किया था। और ये किसका टीका है साथियों? ये पेनिसिलिन जो है ये चेचक का टीका है। ओके। और इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक के उदाहरण है? तो प्रतिजैविक यहाँ पे कौन सा है साथियों? तो पेनिसिलिन क्या है? प्रतिजैविक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? दर्द। और टेट्रासिन। पॉकेट थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसका पास्चराइजेशन किया जाता है। और इसका खोज कौन किया था? लुई पास्चर किया था। इसमें क्या होता है? दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं 14 से 15 मिनट और एकाएक ठंडा कर दिया जाता है। ओके साथियों, कहता है सूक्ष्म जीव का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो सूक्ष्म जीव के जीवाणु, विषाणु, कवक, उपरोक्त में से सभी क्या है? सूक्ष्म जीव के उदाहरण है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? जीव जिन्हें हम यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते, जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ओके साथियों, प्यारे गुरुजी, किस सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों गुण पाए जाते थे? विषाणु में सजीव और निर्जीव दोनों का गुण पाया जाता है। इसलिए कहते हैं कि विषाणु जो है सजीव भी है और क्या है? निर्जीव भी है। ओके। सूक्ष्म जीव में कौन सा वर्ग
कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? सूक्ष्म जीवों को जीवाणु, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ सभी वर्गों में बांटा गया है। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? आपको पता है कि जल में दुएगो विटामिन घुलनशील है, बीसी। ओके, बीसी बेचारा चोर। बीसी बेचारा चोर सिर्फ घुलनशील है और बीसी के अलावा कोई भी विटामिन जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? विटामिन ए जल में घुलनशील नहीं है। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ओके साथियों, आपको कई बार ये सब वीडियो, ये सब हल्का सवाल है, इसलिए तेजी से शैवाल को सूक्ष्मजीव की श्रेणी से लगता है, हटा दिया गया है। यहाँ पे जवाब तो 4 है। निम्न से कोशिकीय जीव, निम्न से एक कोशिकीय जीव क्या है? तो अमीबा कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक ही कोशिका है। कवक क्या होता है? कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है। ओके, और कवक बहुकोशिकीय भी होता है और कवक में एक प्रकार के पौधे भी होता है। जैसे आप मशरूम खाते हैं, मशरूम, तो मशरूम क्या है? कवक है। अतः हम लोग उपरोक्त में से सभी भी इसके लिए क्या कर सकते हैं? टिक कर सकते हैं। ओके साथियों, गाय में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किसके कारण होता है? गाय में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग किसके कारण, किसकी वजह से होता है? गाय में मुंहपक्का और खुरपक्का रोग जो है ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है ना साथियों, इसमें गाय का क्या होता है? मुंह आ जाता है, खा नहीं पाती और पूरा खुर फूल जाता है। आप लोग गांव घर में जो भी रहते होंगे, ये मुंह और खुरपक्का, इसको क्या कहते हैं? मुंहपक्का, खुरपक्का रोग। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? जीवाणु जो है सर्वत्र पाए जाने वाले जीव है, एक कोशिकीय जीव है और सूक्ष्म जीव है, तो सभी है। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी के रूप में किया जाता है बनाए जाते हैं। तो मजबूत रेशे जिसका प्रयोग पैराशूट और ये सब, ये किसके बनाए जाते हैं? नायलॉन के बनाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मजबूत रेशे जिसका प्रयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है, वो क्या है? नायलॉन। निम्न से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो सेलुलोज कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। पॉलिथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है साथियों? तो पॉलिथीन जो है ये ऐसा प्लास्टिक है, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है। ओके, और ये क्या है? अजैविक घटक है, ये कभी सड़ेगा गलेगा नहीं। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होता है? तो सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या होगा? कागज क्या है? सेलुलोज का शुद्ध रूप है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री क्या चीज फॉरेनहाइट या 272 केल्विन। टेफ्लॉन क्या है साथियों? तो टेफ्लॉन जो है ये क्या है? एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये टेफ्लॉन जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्या है? और आपके घर में जो क्या है? नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी जो बर्तन है वो किसका बना होता है? टेफ्लॉन का। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट भी एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और ये स्विच जो है, स्विच, स्विच आपके घर में किसके बना रहता है? तो बेकेलाइट का ही बना होता है। ओके साथियों, कहता उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? उच्च अनुभार वाले बहुलक को कहा जाता है साथियों क्या? प्लास्टिक। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं उस पदार्थ को कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। और जैव निम्नीकरण पदार्थ में कैसे पदार्थ आते हैं? प्राकृतिक पदार्थ सारे क्या होते हैं? जैव निम्नीकरण ही होते हैं। ओके, जबकि प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? और जैव निम्नीकृत है, ये कभी सड़ता गलता नहीं है। रेयन किस प्रकार का रेशा है साथियों? तो रेयन जो है ये संश्लेषित रेशा है, मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है रेयन को। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? कपड़े प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त रेशे और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त रेशे से, सभी से कपड़े प्राप्त होते हैं। ओके साथियों, इसलिए हम लोग कपड़े के लिए क्या करेंगे? सीखा जवाब को टिक कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। निम्न से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? नाइलॉन, पॉलिथिलीन, बेकलाइट, एक्राइट। कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? आपका जो है थर्मोप्लास्टिक नहीं है, बेकलाइट। बेकलाइट, वेकेलाइट क्या है? तो वेकेलाइट थर्मो सीटिंग प्लास्टिक है। ओके साथियों, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, पॉलिथीन है, नाइक्लोन है और एकरा, एकरा लिखा है जिसमें कुरकुरे का आता है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। एक क्या होता है? प्राकृतिक, और दूसरा मानव निर्मित। ओके, कृत्रिम रेशे किस प्रकार बनाया जाता है? कृत्रिम रेशे जो है प्रोटीन के
और सेलुलोज के सहयोग से, यानी कि सेलुलोज के सहयोग से कृत्रिम रेशा बनाया जाता है। ओके, कल कारखानों में निर्मित रेशे को क्या कहते हैं? कल कारखानों में निर्मित रेशे को मानव निर्मित और संश्लेषित रेशा कहते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो प्राकृतिक रेशा कौन है? ऊन है साथियों। संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो छोटी इकाइयों से बने होते संश्लेषित रेशा, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो जिन्हें हम लोग कहते हैं एकलक। एकलक क्या कहते हैं? एकलक कहते हैं। ओके, एस्पिरिनेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? एस्पिरिनेट किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो एस्पिरिनेट का प्रयोग किया जाता है साथियों आपका धागा बनाने के लिए। ओके, कपास एक बहुलक है या किससे निर्मित होता है? कपास एक बहुलक है, और ये जो है कपास, ये कपास के पौधे से निर्मित होता है, और वो पौधे में क्या होता है? तो कपास सेलुलोज होता है। कपास लेकिन किससे आता है? तो बीज से बनता है। ठीक है ना साथियों। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो कपास, ऊन, रियोन। रियोन मानव निर्मित रेशा है। इनमें से सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु में आपका सोना आ जाएगा। और सक्रिय जो कि आसानी से क्रिया कर ले, तो सोना तो क्या है, सबसे अधिक वो क्रियाशील धातु है, इसलिए वातावरण में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। तो सोना नहीं होगा, सबसे सक्रिय धातु क्या होगा? पोटासियम के होगा। ओके, सोडियम को किस में डुबा कर रखते हैं? तो किरासन तेल में। का सूत्र क्या होता है ना? सोना का क्या होता है? Au, और तांबा का क्या होता है? Cu। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसमें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है। धातुओं कैसे गुण जिसको पीट कर, तो उसे क्या कहता है? आघात वर्धनीय। धातु में चमक भी होता है, कठोरता भी होता है, तन्यता मतलब क्या होता है? इसका तार बनाया जा सकता है, तार खींचा जा सकता है। ठीक है, तथा निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? तांबा, एल्युमिनियम, सल्फर। तो सल्फर धातु नहीं है, सल्फर क्या है? एसेट होता है, अधातु है। क्या है? वो धातु। ओके, धातु के किस गुण के कारण उसके तार खींचे जा सकते हैं? धातु के लचीलापन या तन्यता के कारण तार खींचे जा सकते हैं। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ओके, सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सा है? सबसे अधिक सक्रिय अधातु है फास्फोरस। ओके, निम्न में से कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु मात्र पारा है, और अधातु क्या है? तो अधातु है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। ओके, एकमात्र धातु है पारा जो कि द्रवावस्था में पाया जाता है, जिसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में। एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के पैक करने के लिए किया जाता है, वो क्या है? वो एल्युमिनियम शीट। क्या है? एल्युमिनियम शीट का प्रयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है। ओके, आप लोग जानते होंगे। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती है? तो ठंडे, जैसे सोडियम में ठंडा जल डालेंगे बम के तरफ फटेगा, बम फट जाएगा। ठीक है ना, तो सोडियम ही होगा। इसीलिए तो इसको किस में डुबा कर रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो आयोडीन एकमात्र ऐसा धातु है जिसमें क्या होता है? चमक होता है, चमक और चमक। और ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि क्या है? द्रवावस्था में। ओके साथियों, एकलौता धातु है। कौन सा धातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक एकमात्र धातु है जो कि क्या है? ग्रेफाइट है। कार्बन, कॉपर का बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? वो हरा पदार्थ जो होता है वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी से प्रक्रिया कर लेता है, और इससे हरा पदार्थ बनाता है। और इस हरा पदार्थ को क्या कहते हैं? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो जिंक को, क्योंकि जिंक क्या है साथियों? धातु है, और धातु अघात वर्ध होता है, तन्य होता है, इसलिए धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातुओं को ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए पहले ग्रुप को कहते भी है क्या चीज? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। तो कहते हैं दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है साथियों? फास्फोरस को जो है ये किस में डुबा कर रखा जाएगा? जिससे ही जल में डुबा कर रखते हैं। फास्फोरस तीन प्रकार के होते हैं: सफेद फास्फोरस, पीला फास्फोरस और हरा फास्फोरस, और लाल फास्फोरस का प्रयोग किसमें किया जाता है? माचिस बनाने में। उष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के उष्मा का स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं हम लोग विकिरण। इसी प्रक्रिया से क्या चीज? सूर्य का प्रकाश कहाँ पहुंचता है? पृथ्वी पर पहुंचता है। चालन में एक अणु दूसरे अणु को, और संवहन में एक परत दूसरे परत को करता है। द्रव में कैसा होता है? द्रव और गैस में संवहन। ठोस में क्या होता है? चालन। ओके साथियों, काला सोना किससे कहा जाता है? तो काला सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है।
घरेलू ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? देखिए मक्खी का भी फोटो आ गया है क्योंकि ईवीएस का क्लास है तो दो जीव जंतु तो होगा ही ना। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण होगा। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। कोयला को बनाने में कितना समय लगता है? कोयला को बनाने में हजारों वर्ष लगते हैं, लाखों, हजारों वर्ष कम हो गया, लाखों वर्ष लगते हैं। एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ निम्न में से कौन है? तो एक गहरे रंग का अप्रिय गंध वाला पदार्थ है बायोगैस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? CH4 कहते हैं। क्या कहते हैं? CH। ओके। कहता निम्न में से कौन सा, और अच्छा ये पेट्रोलियम भी है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन क्या है साथियों? कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म मतलब क्या होता है? जो जीवों के अवशेष से बना हो उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। निम्न में से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? कौन सा संसाधन कभी क्षय नहीं होगा? तो बालू। वायु कभी क्षय नहीं हुई, ये कैसा है? नवीकरणीय संसाधन है। ओके। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? जो कभी समाप्त नहीं होता। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो प्राकृतिक प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस? तो प्राकृतिक गैस किसका नाम है? मीथेन का क्या है नाम? प्राकृतिक गैस है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बायोगैस में भी क्या होता है? मीथेन ही होता है। पेट्रोलियम में कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है? तो सड़क निर्माण हेतु जो है कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोक और बिटुमीन का। तो बिटुमीन का प्रयोग भी सड़क निर्माण में किया जाता है। वे पदार्थ जो जल कर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? जो जल कर ऊर्जा प्रदान करता है उसे कहते हैं ईंधन। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ओके। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक ईंधन, मानव निर्मित ईंधन। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है साथियों? प्लास्टिक मानव निर्मित संसाधन है, वायु, खनिज, मृदा, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। ओके। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव जीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो और मानव निर्मित ईंधन नहीं। जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। लौह तत्व को पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? CO प्लस H2 का मिश्रण प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं? तो CO प्लस H2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? बहुत ही बार यह सवाल पूछा गया, तो इसे जल गैस कहते हैं। और इसी में अगर क्या होगा? N2 हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस कहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार मार्क का है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। समाप्त होने वाले निम्न में से कौन से प्राकृतिक संसाधन है? तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है, खनिज, वन्य जीवन और उपयुक्त में सभी। देखिए सभी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या समाप्त होगा साथियों? तो सबसे पहले खनिज की समाप्ति होगी, लेकिन सभी के सभी एक ना एक समय में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सभी अनविकिरणीय ही। ओके। तेल में लगी आग को किस अग्निशमन द्वारा बुझाया जाता है? तेल में लगी आग को CO2 द्वारा बुझाया जाता है। CO2 जैसे ही डालेंगे, ये क्या करेगा? वहां पे ऑक्सीजन की आपूर्ति को अवरोधित कर देगा और आग बुझ जाएगा। निम्न दहन में से के लिए क्या आवश्यक है? निम्न में से दहन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, दहन के लिए जो आवश्यक है वो है हवा। आप लोग एक काम कीजिएगा कि पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको लगेगा कि बहुत हल्का सवाल है। शुरू में हल्का सवाल है क्योंकि 2-3 का है, 3-4 क्लास का है। आगे जाते जाइएगा, सवाल का लेवल बढ़ते जाएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको क्या आएगा? बहुत। किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं? किस पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ ऑक्सीजन को कहते हैं? विद्युत उपकरण में लगी आग बुझाने के लिए किसका अच्छा प्रयोग? विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए पानी अच्छा स्रोत है, रेत अच्छा स्रोत है। पानी से डालेंगे तो क्या होगा? करंट लग देगा। करंट लगा रे, करंट लगा रे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें किसका प्रयोग कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है ना। रेत तो पूरा मिलेगा नहीं दम भर, लेकिन अगर रेत है तो उससे भी बुझा सकते हैं। इनमें से कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो दहनशील पदार्थ क्या है? केरोसिन कैसा पदार्थ है? दहनशील पदार्थ। निम्न में से कौन सा स्वतः दहन का उदाहरण है? तो स्वतः दहन कौन होता है? श्वेत फास्फोरस स्वतः जल जाता है। ओके। निम्न में से कौन अदहनशील पदार्थ है? तो अदहनशील पदार्थ क्या है? पत्थर नहीं जलेगा। लकड़ी का जलना किस प्रकार का दहन का उदाहरण है? तो लकड़ी का जलना जो है ये मंद दहन का उदाहरण है। धीरे धीरे करके लकड़ी जलती है और CO2 गैस छोड़ती है, इसलिए तो कहते हैं कि लकड़ी मत जलाओ। उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी बोलते हैं गैस जलाओ। वो बात अलग है कि गैस की कीमत इतनी है कि आम आदमी गैस एक बार खरीद लिया और घर में सिलेंडर सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। दहन की क्रिया के लिए निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? तो दहन की क्रिया के लिए आवश्यक है वायु की, पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। नहीं, पदार्थ के
आवश्यकता है पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति होनी चाहिए, तभी कोई पदार्थ क्या होगा, जलेगा। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ज्वलन ताप। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप। ओके। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है तो ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है कैलोरी, किलो कैलोरी जूल। किलो कैलोरी जूल से ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किया जाता है कैलोरी जूल। मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है, तो मोमबत्ती मोमबत्ती जलाए हैं, इस तरह से मोमबत्ती होता है। और इस तरह ज्वाला, तो मोमबत्ती का ज्वाला कैसा होता है साथियों, तो मोमबत्ती का ज्वाला का जो मध्य भाग है, सबसे ऊपर का भाग तो ब्लू नजर आएगा, और मध्य भाग जो वो कैसा नजर आएगा, पीला पीला पीला। बोले मेरा जिया। निम्न में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, कौन सा ईंधन है जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। और अभी इस पे क्या है, जोर भी दिया जा रहा है किस पे, हाइड्रोजन ईंधन के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। ओके। निम्न में से कौन विस्फोटक का उदाहरण है, तो कौन सा विस्फोटक है, पटाखा का दहन विस्फोटक है। निम्न में से कौन अज्वलनशील पदार्थ नहीं है, अज्वलनशील पदार्थ नहीं है साथियों, तो इनमें सभी क्या है, अज्वलनशील पदार्थ ही है, कोई नहीं जलता है। और वैसे लोहा क्या है, पिघलता है लेकिन लोहा जलता नहीं है, तो जलने में हम लोग लोहा को नहीं रख सकते हैं। कहता है ज्वलन, ज्वाला में कितने, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं, ज्वाला, ज्वाला गुट्टा, इस तरह से अगर आपका ज्वाला है, इसमें इसमें कितने क्षेत्र होते हैं ज्वाला में, आपको पता है सबसे ऊपर के भाग को कहते हैं ल्यूमिनस जोन, ये क्या होता है, नीला प्रकाश देता है। उसके बाद होता है पीला जोन, और उसके बाद लास्ट में जो है एक जोन होता है वो होता है काला जोन। ठीक ना, तो नीला, पीला और काला, तीन जोन होता है। कितना जोन होता है, तीन जोन होता है। समझ आ रहा है, कोई डिस्कशन में कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है भाई। ओके। वनों के को समाप्त करने को क्या कहते हैं, तो वनों के समाप्त को करने को वनोन्मूलन कहते हैं, और वनोन्मूलन बहुत बढ़ गया है। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं को क्या कहते हैं, जंतु जिसकी संख्या निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकती है, उस जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संकटप्रर्ण जंतु। क्या कहते हैं, संकटप्रर्ण जंतु। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, मतलब बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है, तो वो है आपका 54। और सबसे लास्ट में किसे बनाया गया है, शायद रामधर विषधारी को बनाया गया है, या उसके बाद भी एक था, उसका क्या नाम था, छत्तीसगढ़ में। और सर्वाधिक बाघ रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को क्या कहते थे, बाघों का बाघ प्रदेश, टाइगर स्टेट। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है, तो वनोन्मूलन का मुख्य कारण है भवन निर्माण, सड़क निर्माण, कागज उद्योग सभी। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है, तो प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण। देखिए, वन्य प्राणी इन सीटू का मतलब क्या होता है कि जहां मतलब जीव है उसका वहीं पर कर दिए। और एक्स सी टू का मतलब होता है कि जैसे चीता को ला के बाहर से यहाँ संरक्षित किया जा रहा है, तो उसका एक्स टी टू हुआ। ओके साथियों, इन सी टू और एक्स सी टू दोनों। और पर सी टू किसको कहते हैं, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक आवास में। तो प्राकृतिक आवास मतलब क्या है, जहां है वहीं पर इन सी टू होगा। लेकिन अगर वही चिड़ियाघर में ले जाकर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स सी टू। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाते हैं, वह क्षेत्र जहाँ जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते उसे कहते हैं हम लोग अभ्यारण्य। क्या कहते हैं, अभ्यारण्य। ओके। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में उष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, गर्म पिंड से ठंडे पिंड में उष्मा का स्थानांतरण चालन कहलाएगा। चालन, मेरे दिल की धड़कन। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है, तो वनोन्मूलन का अस्थायी हल है पुनः चक्रण। खूब ज्यादा वन लगाइए और जल का वन का क्या कीजिए, अथी। प्रयोगशाला तापमापी, ताप पाठ्यक्रम की सीमा कितनी होती है, प्रयोगशाला में जो तापमापी का प्रयोग करते हैं उसका कितना होता है साथियों, तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है प्रयोगशाला में। मानव शरीर में का जो ताप नापते तो वो 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जल का जो द्रवनांक है को तब जमेगा जिस पे 0 डिग्री और उबलेगा जिस पे क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है, तो वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है दबानल, भीषण सूखा, दबानल और भीषण सूखा दोनों। संरक्षण का क्या अर्थ है, तो संरक्षण का अर्थ है रक्षण, सुरक्षा। संरक्षण का अर्थ क्या है, सुरक्षा करना। अगर आप सुरक्षा कीजिएगा, बचाइएगा, तभी तो संरक्षण होगा, रक्षण या संरक्षण।
अगला देखिए, कहता है निम्न में से भौम जल स्तर में निम्नलिखित में से क्या कारण है? भौम जल स्तर के निम्नीकरण के कारण क्या है? तो कल कारखानों का निर्माण, कल कार वनोन्मूलन हो रहा है, वनोन्मूलन से भी क्या है, भौम जल घट रहा है, और कल कारखानों के निर्माण से क्या घटेगा, हम लोग पानी का ज्यादा से ज्यादा यूज भी तो कर रहे हैं। निम्न में से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य है कृषि करना, लकड़ी का उपयोग करना, घरों का और कारखानों का निर्माण। तो उपयुक्त में से सभी। विश्व उष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो ये है प्रमुख उत्तरदायी गैस CO2 और जलवाष्प। ऑप्शन में जलवाष्प नहीं है। वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? तो पृथ्वी का ताप में वृद्धि होती है, प्रदूषण का स्तर में वृद्धि होती है, पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण का स्तर में वृद्धि। तो ये दोनों होता है, दोनों होता है, यानी कि दोनों एक जगह है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? सी। वही अगर बीपीएससी का फिफ्थ ऑप्शन रहता तो कहता है इनमें से एक से अधिक। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र जो है ताराकाय में उपस्थित होता है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहते हैं, और क्रोमोसोम की उपस्थिति कहाँ होती है? केंद्रक में भी होती है। सही जवाब क्या होगा? केंद्रक में। केंद्रक के साथ साथ क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी गुणसूत्र उपस्थित होता है। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव या जीव द्रव। वैसे भी आपको पता है कि ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसे कोशिका द्रव, और ये कोशिका, ये इसके अंदर जो द्रव है इसको क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। और जब कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव मिल जाता है तब बनता है जीव द्रव। अब इसका सही जवाब क्या है आपका? इसका सही जवाब है कोशिका के अंदर है, इसलिए क्या, कौन सा जवाब है आपका? कोशिका के अंदर है, इसलिए इसका जवाब होगा क्या चीज? कोशिका द्रव। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है साथियों? क्लोरोप्लास्ट जो है हरी पत्तियों में पाया जाता है, और ये क्या करता है? पौधों को भोजन बनाने में मदद। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते थे? लाइसोसोम की कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी दुबे महोदय ने की थी। ओके, 1908 में की थी। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन का काम करता है, और जैसे ही देखता है कोशिका के अंदर कोई गड़बड़ी है, ये क्या होता है? फट जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और क्या होता है फिर जाके। निम्न से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव कौन है? अमीबा है। सजीव में अनुवांशिक गुणों का वहन कौन करता है? सजीव में अनुवांशिक गुणों का वहन करता है जीन। जीन, और जीन में हम लोग 23 जीन किससे लेते हैं? माता से, 23 पिता से। किस कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? कोशिका का ऊर्जा संयंत्र किसे माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑटमेन ने। ओके, और इसका नामांकन किसने किया था? तो बांडा ने। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में गुणसूत्र पाया जाता है, और इसमें क्या चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। अरे हम बताने का तो बहुत बता सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि 1000 सवाल करना है। वीडियो नहीं भी तो 2 घंटे का हो ही जाएगा। केंद्र की किस अभिरंजक द्वारा क्या कहा जाता है? अभिरंजित किया जाता है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ये है आपका सेफनीन। इसके द्वारा। जंतु कोशिका में क्या निम्न में से पाया जाता है? जंतु कोशिका में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जंतु कोशिका में जो है प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। क्यों? इसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। केंद्रिका या रिक्तिका, क्या चीज? रिक्तिका। रिक्तिका नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? अवशेष को रोज लैट्रिक के द्वारा निकाल देते हैं, जबकि पेड़ पौधे अवशेष को नहीं निकालते, तो वो क्या करते हैं? जमा रखते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिकाएं, कोशिका जो है ये कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 3 प्रकार की होती है। जीवित कोशिका। कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में कौन कौन सी कोशिकाएं होगी? एक आपका होगा साथियों जीवित कोशिका, पौधे की पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप एवं जंतु 2 प्रकार की। पौधे की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण भी पौधे रंगीन फूल जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट और लूकोप्लास्ट के कारण सफेद होता है। जंतु कोशिका को क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। ओके, कोशिका की खोज कब की गई थी? तो 1664 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी। ओके, और ये कैसी कोशिका थी? तो मृत कोशिका थी। इस पर क्या था? तो इन्होंने बताया था कोशिका का आकार कैसा है? ऐसा है, षटकोणीय है। ठीक है, और कॉर्क में इन्होंने खोज किया था। किसमें? कॉर्क में। जीवों की सूक्ष्मतम और मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो वह है कोशिका। क्या है? कोशिका है। ओके, और कोशिका सिद्धांत, ये बात जो है ये किसने कहा था? स्लाइडन एवं स्वान ने।
एवं बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? जैसे ही बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे बर्फ पिघलना स्टार्ट करेगा। ओके, उचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। ठीक ना? कोशिका की खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका की खोज, मृत कोशिका था। अगर सिर्फ कोशिका रहे तो रॉबर्ट हुक, और अगर कहे जीवित कोशिका तब क्या होगा? तब क्या होगा? ल्यूबन हॉक। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? तो केंद्रक की। नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते? तो नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते। क्या बनाते? युग्मनज। ओके, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? मादा शरीर में होता है आंतरिक निषेचन। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज संयोग विधि को क्या कहते? तो निषेचन कहते। क्या कहते? निषेचन। वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते? तो वो जो अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडा प्रजक। क्या कहते हैं? अंडा प्रजक। एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होगी? एक होगी। एक युग्मनज है, एक ही होगा। माता पिता के क्रोमोजोम से बनता है। वे जंतु जो अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं साथियों लैंगिकज। जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्या करते हैं अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज कहते हैं। मानव किस में आएगा? मानव, मानव भी जरायुज में ही आएगा। ओके, अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? अलैंगिक द्विखंडन। अलैंगिक द्विखंडन मतलब क्या है? लिंग नहीं है, लेकिन वो दो टुकड़ा में बट गया और उसका क्या हो गया? ये किसमें होता है साथियों? ये होता है पैरामीशियम में। हाइड्रा में क्या होता है? तो मुकुलन होता है। ठीक है ना? हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि है मुकुलन। इसलिए ज्यादा बताते ही नहीं, क्वेश्चन ही 1000 है, सब आ जाएगा धीरे धीरे। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होय, माली सींचे स्व घरा, ऋतु आए फल होय। अतः क्या करना है? पूरा वीडियो देखना है, बने रहना है। यहाँ से कितना सवाल? तो 10 से 15 सवाल आएंगे। ओके, अमीबा में किस विधि द्वारा मुकुलन होता है? तो अमीबा में जो है खंडन होता है, द्विविभाजन होता है। क्या होता है बताइए? बताइए। जरूर सही जवाब, द्विविभाजन होता है। बाह्य निषेचन कहाँ होता है साथियों? बाह्य निषेचन जो है, बाह्य निषेचन कहाँ होगा? बाह्य निषेचन जब भी होगा मादा के शरीर के बाहर होगा, और अंतर निषेचन मादा शरीर के अंदर। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है उसे उष्मीयन के लिए उष्मा देती है, ताकि अंडा क्या करे? जल्दी अंडे से चूजा बाहर आए। निम्न में से किस थर्मामीटर में पारा होता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर में पारा होता है, और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अल्कोहल भी होता है। तो हम लोग तो लगता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर ही होगा, लेकिन प्रयोगशाला के थर्मामीटर में भी पारा भी होता है। लैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन सी है? तो लैंगिक जनन की विधि कौन है? बीजाणु द्वारा, जीवाणु द्विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा। कौन सी विधि है? तो उपरोक्त में से सभी क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। निम्न में से किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। ओके, और ईस्ट में भी होता है, यानी कि जब दोनों है तो दोनों जवाब होगा। मादा में, मनुष्य में मादा युग्मक, युग्मक क्या कहलाता है? तो मनुष्य में मादा युग्मक अंडाणु, और नर युग्मक क्या कहलाता है? नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है। और दोनों के संयोग से क्या बनता है? दोनों के संयोग से युग्मनज बनता है। इनमें से कौन से परिवर्तन यौवन आरंभ के दौरान नहीं होते हैं? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, एडम सेपल का निकलना। एडम सेपल मतलब क्या है? वही कंठ में जो है, गला में जो हड्डी निकल जाता है। गौण लैंगिक गुणों का विकास, रजोनवृत्ति। क्या होता है? रजोनवृत्ति। रजोनवृत्ति क्या है? मानसिक धर्म। यवनावस्था में प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुष हार्मोन को कहते हैं एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन, और समझ गए, एस्ट्रोजन तो होता है महिला में ना, मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन। और एंड्रेलिन क्या है? तो ये लरो और पुरो हार्मोन है, पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र शिशु लिंग के निर्धारण के रूप में जाना जाता है? तो एक्स वाई। अगर मादा के पास एक्स वाई एक्स होता है मादा, और नर के पास एक्स वाई होता है।
और अगर एक्स एक्स आ गया तो क्या होगा, महिला होगी पापा की परी, और एक्स वाई हो गया तो मम्मी का क्या होगा, पारा होगा। लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है, तेडम सेपल या कंठमणि कहलाता है। मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य की कोशिका के केंद्र में जो है 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ओके। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स कैसे फैलता है, तो भोजन के साझा करने से नहीं, मच्छर काटने से नहीं, कंघी से, खून चढ़ाने से। एड्स 4 तरह से फैलता है, और सुरक्षित यौन संबंध से, खून चढ़ाने से, या पीड़ित माता से उसके बच्चे में। ओके। इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, नर जनन हार्मोन है। ओके। पीयूष ग्रंथि क्या है, ये मास्टर ग्रंथि है। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को क्या कहते हैं, ते कहते हैं गुणसूत्र, एक्स वाई। ओके। कहता है किशोरावस्था की उम्र कितनी होती है, किशोरावस्था की उम्र कितनी होगी, एकदम सही पकड़े। बताइए बताइए। 11 से 19 वर्ष, टीन एज। टीन एज यही होता है। स्त्रियों में होने वाले मानसिक स्राव की सामान्य अवधि कितनी होती है, मानसिक स्राव की सामान्य अवधि होती है 28 दिन। ओके। कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है, तो शैशवा अवस्था 0 से 4 वर्ष को क्या कहा जाता है, शैशवा अवस्था कहा जाता है। इनमें से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है, चिप्स नूडल क्यों, आहा बच्चा तो वही खाना चाहता है लेकिन सर्वोत्तम नहीं है। रोटी दाल और सब्जियां, यही क्या है, रोटी दाल और सब्जियां बच्चा को खिलाइए, ये सर्वोत्तम है। लेकिन बच्चा आजकल का चिप्स नूडल और कोके खाता है, कहता है मम्मी कुरकुरे। शरीर में होने वाले परिवर्तन किस प्रकार का एक भाग है, शरीर में होने वाला परिवर्तन वृद्धि का भाग है, वृद्धि 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 वृद्धि। ओके। कहता है वृद्धि क्या है, वृद्धि है क्या, तो वृद्धि है प्राकृतिक परिक्रम है। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं, किशोरावस्था में मनुष्य के शरीर में। इसे आपको स्टैंड हॉल ने इसे, आप लोग तो सब आदमी सीटेट दे रहे होंगे, या सीटेट देने वाले जो होंगे उनको पता होगा कि स्टैंडे हॉल ने, स्टेन स्टेनले हॉल ने से क्या कहा था, तूफान की अवस्था कहा था, ये तूफान की अवस्था है। उस राशि का नाम बताया जिसका मात्रक न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। निम्नलिखित में बलों में कौन सा संपर्कित बल है, जो बल संपर्क में आने से होता है, घर्षण बल, संपर्क बल है। बल दो प्रकार होते हैं संपर्क के आधार पे, असंपर्की बल और संपर्की बल। तो घर्षण क्या है, संपर्की बल, इसमें दो सतहों के बीच में घर्षण तभी होगा जब संपर्क होगा। कुएं से पानी खींचना कैसा बल है, अब देखिए कुएं से पानी खींचेंगे, हैंकर बल लगेगा, और ये कैसा बल है, ये है आपका अभिकर्षण बल, अभिकर्षण, खींच रहे हैं खींच रहे हैं। पनिया भरन चलो कुएं पे। पर पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को क्या कहते हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इस आकर्षण बल को कहते हैं साथियों, बिल्कुल सही, गुरुत्व बल। ओके। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब, पास्कल ने क्या किया था, दाब के बारे में बताया था। ओके। क्षेत्रफल घटने से दाब बढ़ जाता है। दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है, दरवाजे को धक्का दीजिएगा, अभिकर्षण बल लगेगा या आकर्षण बल, बताइए बताइए। और ये अभिकर्षण और आकर्षण क्या है, तब अपकर्षण बल, कैसा बल लगेगा, अपकर्षण बल। मतलब देखिए एक बल होता है अंदर की ओर, एक बल होता है बाहर की ओर। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, व्हाट इज ए फोर्स, फोर्स इज ए पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए बल उत्तरदायी है। तो इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है सूक्ष्म मौसम में, तो इसके लिए स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल उत्तरदायी है। ओके। बल का कौन सा मात्रक, और आपको जानते हैं ससंजक बल, जब महिलाएं जुल्फे झाड़ती है तो चिपका रहता है भींगे हुए बाल में। बल का कौन मात्रक कौन है, तो बल का मात्रक है न्यूटन। निम्न में से कौन सा दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक है पास्कल। बैल द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है, तो बैल द्वारा गाड़ी को खींचना पेशीय बल है, क्योंकि बल क्या लगाता है, पूरा पावर लगाता है। कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बल क्या होता है साथियों, तो बल में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा भी होना चाहिए था क्या, बल में परिमाण और दिशा दोनों होता है, क्योंकि बल किसी एक दिशा में ही लगेगा। ओके। इसलिए बल कैसी राशि है, सदिश और सदिश राशि। ओके साथियों। बल के कौन से रूप हैं, तो बल अभिकर्षण और आकर्षण, अपकर्षण दोनों बल क्या है, बल के ही हैं, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अभिकरणी, अभी क्या चीज,
अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। भार का मात्रक क्या है? तो भार का मात्रक है न्यूटन और किलोग्राम। किलोग्राम किसका मात्रक है? तो ये द्रव्यमान का। ओके, कहते हैं साथियों, ऐसा डिस्कशन हम ही कराते हैं, क्या बताएं आपको। एक 1000 क्वेश्चन, वो भी लगातार धुआं धुआं करेंगे। बल का प्रयोग किस परिवर्तन बल का प्रयोग किस में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है? तो बल का प्रयोग वस्तु की गति में, कार्य में, दोनों में। कार्य भी परिवर्तन ला देंगे बल का प्रयोग करके। ओके, तरल घर्षण को कम करने की आकृति क्या है? तरल घर्षण को कैसे कम कर सकते हैं? तो वृत्तीय। ओके, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? संयोजक द्रव कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, ग्रीस लगा के, फूक लगा के। हाँ, वही ग्रीस हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ये स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का भी। घर्षण हमेशा क्या होता है? तो घर्षण हमेशा कभी कभी हानिकारक भी होता है, कुछ मामलों में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक। हानिकारक क्या है? कि मशीन उसीन खिया जाता है। और लाभदायक किसमें है? तो हम लोग चल पाते हैं पृथ्वी पर। अगर घर्षण नहीं होता तो हम लोग चल नहीं पाते। घर्षण बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल को स्थैतिक बल कहते हैं। ओके, लोटनिक घर्षण भी कहते हैं। देखिए, कौन सा घर्षण, यहाँ पर कौन सा घर्षण कम होगा, यहाँ लिखना चाहिए घर्षण बल कम है, कम होते हैं किसमें? लोटनिक में। ओके, घर्षण से क्या उत्पन्न होता है साथियों? तो घर्षण से जो है उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा। टायर के तिल्लियों को गोटी क्या करती है? तो टायर की किल्लियों की गोटी घर्षण को बढ़ा देती है ताकि गाड़ी क्या करे? एक्सीडेंट ना करे। तेलीय सतह से क्या होता है? तो घर्षण कम होता है तेलीय सतह पे। ओके, सावन ने आज तो मुझको भींगा दिया। देखिए, हम बोले तो घर्षण बढ़ता है, लेकिन मार दिए हैं घर्षण घटता है। यही सब दिक्कत है ना। पता है, बर्फ पर चलने, इसी तरह ह्यूमन एयर एग्जाम में भी होगा। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो घर्षण कम होता है भैया। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? घर्षण कम हो जाता है। और गोटी क्या होता है? गोटी, गोटी हमारी रानी क्या होती है? अच्छे से पिल में चली जाती है। पिल में रानी। कौन से वाहनों के टायर खांचेदार होते हैं? कार के, ट्रक के, बुलडोजर के। ओ हो भैया, सभी के क्या होंगे? खांचेदार ही ना होंगे। लेकिन बुलडोजर का सबसे ज्यादा खांचेदार होता है। किस बल के कारण? हमको तो लगता है उपरोक्त में सभी मारना चाहिए, सबका तो खांचेदार होता है। किस बल के कारण फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद कुछ समय बाद अपने आप रुक जाती है? घर्षण बल के कारण। घर्षण के कारण कौन सी वस्तुएं घिस जाती है? पेच, बॉल, जूते का सोल, उपरोक्त में से सभी। तरल में कौन सी गति तरल में कौन गति कर सकता है? मछली, मछली और पक्षी। मछलियां तरल में गति कर सकती है। कभी कभी पक्षी भी गति कर जाता है। कुछ कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो पानी में तैरते हैं। ओके, तो इसका जवाब हमको सी भी मारना चाहिए। ओके, घर्षण बल पर निर्भर करता है। घर्षण बल के किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आकृति और तरल की प्रकृति पर। ओके, घर्षण निर्भर करता है। आकृति ज्यादा होगा घर्षण ज्यादा होगा, आकृति कम होगा घर्षण कम होगा। जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? उसकी गति के प्रतिरोध को कहते हैं लोटनिक घर्षण। लोट लोट के चलती है। और लोटनिक घर्षण का मान क्या होता है? कम होता है। इसे आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? दोनों सतहों के बीच काम करता है। ओके, और इस पर निर्भर नहीं करता है वस्तु ठोस, द्रव या गैस है। यदि हम दरवाजे के कब्जे पर तेल लगा दे तो घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घर्षण कम हो जाएगा, दरवाजा आराम से खुलेगा। ध्वनि संचारित हो सकती है। ध्वनि संचारित हो सकती है ठोस में, द्रव में, गैस में, सभी में। लेकिन निर्वात में संचालित नहीं हो सकती। जहां कुछ नहीं है वहां ध्वनि भी नहीं है। ओके, और प्रिया ध्वनि को क्या कहते हैं? तो प्रिया ध्वनि को शोर कहते हैं भैया, शोर। डोंट मेक ए नॉइज बच्चों।
आपातकाल आवर्तकाल का मात्रक क्या है? अच्छा, आवर्तकाल कहते किसको हैं? आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड, काल है समय है, ओके। आवृत्ति, 1 सेकंड में जो कंपन होता है उसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। इसके इसमें किसकी आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होगी? हाँ, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होगी? सबसे अधिक आवृत्ति होगी छोटी बच्चियों की। आवृत्ति मतलब क्या होता है? प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? आवृत्ति। बालक का, हम लोग का तो ऐसा आवृत्ति है, भैंस की तरह आवाज़ है। इसीलिए तो आप लोग देखते नहीं खूब। क्या? आजकल तो सब मैडम जी को ढूँढता है, सुरीली अँखियों वाली और सुरीली आवाज़ों वाली लता मंगेशकर। सॉरी साथियों, हिचकियाँ कभी भी आ जाती है। 1 सेकंड, 1 सेकंड। ये क्या है? ये जो हिचकियाँ हैं, ये अनवांटेड एक्टिविटी है। इस पे कमेंट न इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ओके? वही लगता है ज़बरदस्त याद कर रही होगी। वैसे याद करने वाली तो कोई नहीं है, कोई गाली ही दे रहा होगा। पराशरब ध्वनि की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक और इसको हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हम कोई ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? हमें कोई सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कंपन, कंपन, कंपन। मानव के कानों के लिए श्रव्यता का परास क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अश्रव्य प्रकृति कैसी होती है? तो 20 हर्ट्ज से कम जो होगा, 20,000 से कम उसे क्या कहता है? अपश्रव्य। ये कौन करता है? तो बड़े जानवर इसको क्या करते हैं? बड़े जानवर इसको उत्पन्न करते हैं और इसको छोटा जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली क्या है? 20,000 से अधिक वाला। कंपन कैसा है मात्रक क्या है? कंपन कैसा है मात्रक? आवृत्ति कैसा है मात्रक क्या है? ये है मीटर, एम। आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, क्या है हर्ट्ज? प्रति सेकंड और पेसरल, ये सभी है आवृत्ति का मात्रक। क्या है? सभी, सभी तो देखे ही नहीं थे, ओके। तथा ध्वनि की प्रबलता किस कारण पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। जिसका आयाम ज्यादा होगा उसका ध्वनि क्या होगा? ज्यादा प्रबल होगा। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य होती है। मनुष्य पर मनुष्य पर पराश्रव तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य पराश्रव तरंगों को सुन ही नहीं सकता है, नहीं सुनी जा सकती है। शिकार परभक्षियों या बंधता का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन की परिघटना को उपयोग। ध्वनि डॉल्फिन क्या करता है? तो प्रतिध्वनि को निर्धारण करता है और इसके लिए वो क्या करता है साथियों? तो पराश्रव्य तरंगों का उत्पन्न, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है और पता लगाता है कि उसका शिकार कहाँ है। चंद्रमा पर धरातल से दूर क्यों विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है, ओके। चंद्रमा पर हम और हमारी मिसेज चले जाएंगे, अभी मिसेज है नहीं, मतलब जब होगी तो वहां पे वो हमको कुछ भी बोलेगी, मजा आ रहेगा, सुनना नहीं पड़ेगा। जब चालक बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बिलियन के रंग में परिवर्तन होता है। यह क्या संकेत करता है? यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को। जब चालक बिलियन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब बिलियन का रंग परिवर्तित होता है, ओके। तो यह किसको कहता है? विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग विद्युत बल्ब में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी विद्युत की चमक को बढ़ाया जा सकता है? जो धातु है क्रोमियम, क्या है? क्रोमियम, ओके। खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए लोहे के डिब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के डब्बे पे टीना, टीना, ओ टीना, समझे? टीना देखे हैं? टीना बेचने आता है ना, टीना कैसे किलो है अभी? पता नहीं। कबाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। इनमें से कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो विद्युत धारा का सुचालक क्या है? पीतल, पीतल, पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा एवं साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? बताइए कौन सा धातु लगाएंगे? ओके, क्रोमियम। लोहे के साथ साथ क्या होगा? क्रोमियम लगा देंगे तो चमकदार बन जाएगा, चमकदार।
इनमें से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो नींबू का रस विद्युत का सुचालक होगा, आसुत जल नहीं होगा, यूरिया तो हो ही जाएगा। यह तो एक के वो है नींबू का रस। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है साथियों? तो विद्युत धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव नहीं, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव सभी उत्पन्न करता है कौन? विद्युत धारा। ओके। विद्युत धारा की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे। निम्न में से कौन विद्युत धारा का कुचालक है? कुचालक। आसुत जल क्या है? कुचालक है। मतलब ये क्या है? शुद्ध जल क्या होता है? कुचालक होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के तापमान रीडिंग की रेंज है, तो अभी शुरू में भी करवाए थे क्लिनिकल थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके। अच्छा, सॉरी सॉरी, ये तो लेबोरेटरी में होता है, प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में हम अभी दिमाग लगा ही रहे थे, ये तो क्लिनिकल ये है ना, मानव शरीर का तापमान ही तक न होगा। बिजली मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनकर क्यों काम करता है? क्योंकि हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। और रबर क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है ना, इसलिए झटका नहीं लगता, और झटका नहीं लगता है तो पटका नहीं लगता, और पटका नहीं लगता है तो जीवन क्या रहता है? बच जाता है। तथा लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाएगा? जिंक का। किसका? जिंक का किया जाता है। ओके। इनमें से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक क्या है? एबोनाइट विद्युत का कुचालक है। वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वो विद्युत के क्या कहलाते हैं? तो वह पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, वह पदार्थ क्या कहलाता है साथियों? बताइए बताइए। वह पदार्थ विद्युत का चालक कहलाता है, विद्युत का सुचालक कहलाता है। जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं, आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते, उसे क्या कहते हैं? आसानी से नहीं होने देते, लेकिन हो सकता है कि जोर जबरदस्ती से हो जाता होगा, तो विद्युतहीन चालक। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ओके। कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो कांच के छड़ को रेशम पर रगड़ेंगे तो रेशम पर कौन सा? रेशम की डोर पर कौन सा आवेश आ जाएगा? तो धन आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश है? धन आवेश। ओके। इंपॉर्टेंट है। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा अभिलेखित किया जाता है? तो भूकंप तरंगों को भूकंप लेखी या रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं भूकंप को। किस पर मापते हैं? रिएक्टर पैमाने पर। ओके। और अभी हाल ही में कहा? तो अमेरिका में कल परसों ही भयंकर भूकंप आया चुका है। भूकंप, लेकिन भूकंप यंत्र क्या है? तो भूकंप यंत्र है भूकंप लेखी। मापते पैमाना क्या है? रेक्टर या स्केल। तो यहाँ भूकंप यंत्र ही पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके। कहता है विपरीत आवेश के बीच होता है, विपरीत आवेश के बीच होगा आकर्षण, और समान आवेश के बीच होगा प्रतिकर्षण। आकाशीय विद्युत विसर्जन को क्या कहते हैं? त्वरित आघात कहते हैं। इसका खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। त्वरित बिजली गिरने से सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? ट्रैक्टर के पास छिपना चाहिए, जमीन पर लेट जाना चाहिए, ऊंचे वृक्ष के नीचे सर, खुली जगह में घुटने के बल सिमट कर सिर को हाथों से ढक कर बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल। उकरू, उकरू की अवस्था में बैठना चाहिए, उकरू की अवस्था में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल। क्या कहते हैं? रिएक्टर स्केल कहते हैं। और यहाँ पर क्या था? भूकंप मापी यंत्र अभिलेखित किया जाता है, तो भूकंप लेखी के रूप में, भूकंप लेखी के रूप में। ठीक है? इनमें से किसे रगड़ने पर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तांबे की छड़, ऊनी वस्त्र, प्लास्टिक पैमाना। प्लास्टिक क्या है साथियों? एकदम सही। प्लास्टिक क्या है? कुचालक है। इसको कैसे आवेशित करेंगे? नहीं होगा ना आवेशित। रगड़ने पर आसानी से नहीं किया जा सकता है। तांबे की छड़ को भी, तांबे का छड़ भी रगड़ के थोड़े होगा। अगला सवाल है, झारखंड की एक प्रमुख आपदा जिससे अधिक व्यक्ति प्रभावित होते हैं, वह क्या है? झारखंड की एक प्रमुख आपदा है। कौन सी आपदा आएगी झारखंड में? बाढ़ तो झारखंड में आ नहीं सकता है। सुनामी आएगा नहीं। तरित, एकदम झारखंड में तरित और भूकंप दो एक आ सकता है। अब बताइए आप लोग कि क्या आता है? तरित, थंडर बोल्ट ज्यादा होता है, समान आवेशों के बीच होता है साथियों, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों के बीच आकर्षण। ओके। आप किसके प्रति अट्रैक्ट हो गया? लड़की के प्रति। विद्यालय या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है विद्युत विसर्जन को रोकने के लिए। ठीक।
निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में किंक होती है? किंक थर्मामीटर, तो किंक थर्मामीटर किसे कहते हैं साथियों? क्लिनिकल थर्मामीटर को किंक थर्मामीटर, को से किंक, को से क्लिनिकल। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन छड़ पर आवेश प्रभाव पड़ता है? छड़ क्या हो जाता है? छड़ धनावेशित हो जाता है, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ये साथियों, छड़ क्या हो जाता है? धनावेश, कपड़ा क्या हो जाता है? ऋणावेश। इनमें से कौन प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं? तो प्रतिदीप्त वस्तुएं जो अपना प्रकाश जिसके पास हो, तो सूर्य क्या है? प्रतिदीप्त वस्तुएं हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है क्या कहलाता है? प्रतिदीप्त वस्तु कहलाता है। निम्न में से अवदीप्त वस्तु क्या है? तो दर्पण। दर्पण कैसा वस्तु है? अवदीप्त वस्तु है। मानव के सुस्पर्श देश की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी अनंत। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। और परावर्तन के नियम, दो नियम क्या है? तो अभिलंब, आपतन कोण और परावर्तन कोण, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं इस तरह से। आपतन कोण, परावर्तन कोण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान आई बराबर आर। ओके। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को आइरिस नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। ओके साथियों। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। सीधा नहीं, उल्टा। ये मतलब समतल दर्पण से कब से सीधा आभासी प्रतिबिंब बनने लगा? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण से। मतलब आंसर क्या है कुछ का? जैसे देखिए, 48 का कितना दिया हुआ? ए दिया हुआ आभासी प्रतिबिंब। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। अब देखिए इसका जवाब क्या दिया है? सी दिया है, जबकि इसका जवाब क्या है? बी है। दो चार प्रश्न ऐसे ही थे, हम सबको सही करा दिए। आंखों में दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि प्रयोग किया जाता है? आंखों से दिव्यांग व्यक्ति, ब्रेल लिपि। इसका आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को कहते हैं साथियों आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किस प्रक्रिया के प्रकाश श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? प्रकाश जो श्वेत प्रकाश, तो ये विक्षेपण की क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? विक्षेपण की क्रिया के द्वारा श्वेत प्रकाश कितने प्रकाशों में विभाजित हो जाएगी? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। उत्तल। ये दोनों कहाँ से आया भैया? हम लोग के पास उत्तल लेंस होता है 64 MB मेगापिक्सल का। इसका क्या होता है? कैमरा होता है 200। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को 264 लगभग। आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली। पुतली से होकर क्या होता है? प्रकाश आर पार करता है। मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो मानव रंग के रंगीन भाग होता है आइरिस। और आइरिस ही क्या करता है? मानव नेत्र का रंगीन। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, कभी कभी नहीं, सदैव। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? कोर्निया पर। तापमान मापने के लिए कौन सा युक्त प्रयोग किया जाता है? तापमान मापने के लिए थर्मामीटर। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितनी है साथियों? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? ओके, बहुत आसान सवाल लग रहा होगा लेकिन हार्ड है। 1.6 × 10⁻⁵ प्रकाश वर्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पृथ्वी और सूर्य के बीच 1.6 × 10⁻⁵ किलोमीटर की क्या है? दूरी है। पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है शुक्र। शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की जुर्वी बहन, जुड़वा बहन भी कहते हैं। रात्रि के समय साफ आकाश और काली रात में टूटते तारे दिखाई देते, ये क्या है? ये है उल्काएं। क्या है? उल्काएं। उल्काएं हैं। और क्षुद्र ग्रह किसके बीच घूमती है? तो क्षुद्र ग्रह घूमती है साथियों मंगल और बृहस्पति के बीच में। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह और ग्रह की परिक्रमा करने वाला ग्रह। इसमें से कौन ग्रह नहीं है? तो सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो सीरियस ग्रह नहीं है। सबसे दूर ग्रह कौन सा? सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून। इनमें से कौन उष्मा का सुचालक है? उष्मा का सुचालक है ये सभी। सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह कौन है भैया? बुध है। बुध। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 में क्या किया गया? प्राग में निकाल दिया गया है। इसलिए नहीं तो यही होता। ग्रह की परिक्रमा करने वाले प्राकृतिक खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसका है? अभी हाल में पता चला है बृहस्पति का।
पता है किस ग्रह के प्रभात तारा कहते हैं? तो सूर्य सुबह और शाम का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? सौर परिवार का सदस्य नहीं है तारामंडल। तारामंडल सौर परिवार से बाहर चला जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है? तो तारा कौन सा है साथियों? सूर्य क्या है? एक तारा है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? शनि का। उछल तारा क्या होता है? तो फबोस क्या है? फबोस और डिमोस जो है ये मंगल का क्या है? मंगल का उपग्रह है। ओके, तथा सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? 6 डिग्री सेल्सियस। खगोलीय पिंड की दूरी किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी प्रकाश प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किस में मापते हैं? सौर परिवार का चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह जिसका उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में किसका उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह का। पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा। पता है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि मंगल पर क्या होता है? आयरन ऑक्साइड की परत पाई जाती है। ओके, जब एक चींटी काटती है तो संचारित होता है, जब एक चींटी चाहता है तो अम्लीय द्रव्य, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। ओके, पता है कौन सी गैस हरितगृह प्रभाव में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो CO2 गैस हरितगृह प्रभाव में वृद्धि के लिए। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ को प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक नहीं, प्रदूषक। वायु वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव करता है मनुष्यों पर, भवनों पर, वृक्षों पर, सभी पर। पर्यावरण का अजैविक कारक क्या है? तो पर्यावरण का अजैविक कारण है साथियों वायु अजैविक घटक है। विश्व तापमान का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, तो यही है। ओके, वैसे तो प्रमुख कारण में ओजोन भी, वो थ्री भी जब कहाँ, जब क्षोभ मंडल में बढ़ती है, क्षोभ मंडल में तो क्या होता है? आ जाता है। पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो पौधे पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन से गैस है? पौधे पर प्रभाव डालने के लिए ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस है CO2। इसको कहते हैं ग्रीन हरित गैस। इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो प्राथमिक प्रदूषक हम लोग किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को क्या कहा जाता है? प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। तथा अम्ल वर्षा के प्रमुख कारक है सल्फ्यूरिक अम्ल, एस H2SO4। और ये 5.4 से जब कम हो जाता है पीएच मान, तब कैसा वर्षा होता है? अम्ल वर्षा होता है। दोनों में तो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ए हो या सी, क्या फर्क पड़ता है? वायु किसका मिश्रण है साथियों? वायु जो है गैसों का मिश्रण है। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 78%। वायु में ऑक्सीजन कितना है? 21%। वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग को क्या कहते हैं? वायु प्रदूषक तथा कोहरे के संयोग को कहते हैं धुंध, धुंध कोहरा। धुंध कोहरा कहते हैं। ओके, तथा वायुमंडल में उपस्थित गैस जलवाष्प से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाती है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो है ये गैस से क्रिया करके कौन सा अम्ल बनाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाता है। ओके, कौन सा गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसलिए जैसे ही आपको अंगीठी वाले रूम में सोने नहीं कहते हैं। कौन सी गैस वैश्विक उष्मीकरण में अपना योगदान देती है? तो मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, सभी। कितने गैसेस? 6 हैं। एक आपका CO2 है, एक CFC है, एक क्या है? जलवाष्प। एक दो तीन हो गया, तीन दो पांच हो गया, एक आपका क्या है? तो एक आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा शायद। जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र कौन सा होना चाहिए? तो जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र होना चाहिए पुनः उपयोग, कम उपयोग और पुनः चक्रण। वायुमंडल में औसत ताप में नियंत्रण वृद्धि को क्या कहते हैं? वायुमंडल में औसत ताप में नियंत्रण विश्व को कहते हैं विश्व में उष्मन। विश्व में क्या हो रहा है? उष्मा बढ़ रहा है। जो जल उपयोग के योग नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जो जल उपयोग के योग नहीं होता उसे कहते हैं अवशिष्ट जल। इनमें से कौन सा अवशिष्ट जल के स्रोत नहीं है? सीवर, घर, उद्योग, अस्पताल, सब जगह तो क्या होते? अवशिष्ट जल। तो अस्पताल से उतना अवशिष्ट जल नहीं निकलता है। सीवर, सीवर से अवशिष्ट जल तो निकलता है। जीवन के लिए जल पर इकाई कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है? जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय दशक की अवधि है साथियों आपका
2005 से लेकर 2015 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय जल की अवधि 2005 से लेकर 2015। जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल के प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया जल की सफाई करना कहलाता है शोधन। इनमें से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? मल जल के अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है साथियों कीटनाशक, कार्बनिक है, यूरिया, फास्फेट। फास्फेट क्या है? अकार्बनिक। घर, ओके, कहता है कल कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट जल को क्या कहते हैं? तो छोड़े गए अपशिष्ट जल को कहते हैं क्या चीज साथियों? सीवेज। सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? सीवेज में निलंबित अशुद्धियों, जो अशुद्धियां निलंबित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संदूषक। क्या कहते हैं? संदूषक कहते हैं। ओके। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जमीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को कहते हैं मेन हॉल। क्या कहते हैं? मेन हॉल कहते हैं। WWTP अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं को जैसे चिथड़े, डंडे आदि को धारण करता है? ये आपका कौन है? बार स्क्रीन। उस क्रैक स्क्रैपर का क्या नाम है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालता है? उसका क्या नाम है साथियों? उसका नाम है सलज। क्या नाम है? सलज नाम है। अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम क्या है? अपशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण का नाम है स्कीमर। क्या है? स्कीमर। पानी पे चलता है स्कीमर। और सलज क्या है? तो उस स्क्रैपर का नाम क्या है जो अपशिष्ट जल से ठोस जैसे ठोस पदार्थों को निकालता है? सलज, स्कीमर। वह पेड़ कौन है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अपशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध जल पानी पर्यावरण में क्या करता है? पहुंचाता है। वह जल आपका कौन सा, वह पौधा आपका कौन सा साथियों? वह है यूकेलिप्टस। इनमें से कौन सा अपशिष्ट जल उपचार का उपचार चरण है? अपशिष्ट जल में बातन, क्लोरीकरण, निष्पादन, ये सभी हैं। सभी। इनमें से कौन से वनों से प्रभावित होते हैं? तापमान, जलवायु, जानवर, ये सभी वनों। इनमें से कौन सा वन पौधा है? वन में कौन सा पौधा होता है? शीशम, नीम, बांस सब हो सकता है वन में, काय नहीं हो सकता। पेड़ के तनों के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? तो पेड़ के तने के ऊपर वाले शाखा वाले भाग को कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। इनमें से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? सेगोन, साल, शाही, कचनार। कचनार क्या है? फूल है भैया, फूल। कचनार का फूल है, मस्त महकता है कचनार का फूल। ओके। अच्छा, कचनार फूल है तो ये पौधा भी होगा, लेकिन शाही क्या है? फूल नहीं है, शाही एक क्या है? जीव है। कुशहा बांध इसी की वजह से टूटा था, कुशहा बांध। इनमें वनों में समानता है, किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते थे? निचली परत का निर्माण करेगा घास रे भैया, घास। तब निम्न में सबसे छोटा जंगली जानवर कौन सा है? सबसे छोटा जंगली जानवर है शाही। उस जीव का नाम क्या है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं? सभी प्राणी भोजन के लिए जिस पर निर्भर रहते हैं वे है पौधे। पौधे भैया, पौधे। अपघटक मृत पौधे और जंतुओं का अवशेष किसमें होते हैं? अपघटक मृत पौधे और जंतुओं का अवशेष कहाँ होते हैं? ह्यूमस में। हरे फेफड़े, हरे फेफड़े किसे कहते थे? हरे फेफड़े जंगल को कहते हैं हरे फेफड़े। निम्न से क्या हम वनों से प्राप्त कर सकते हैं? भोजन, आश्रय, फाइबर, ये सभी। जब हम अम्लता से पीड़ित होते हैं तो हमें क्या लेना चाहिए? हमें लेना चाहिए एंटासिड। लकड़ी से प्राप्त न होने वाला वस्तु कौन सा है? लकड़ी से ना प्राप्त होने वाला वस्तु है थर्मोकोल। वन जिम्मेदार है बाढ़ की स्थिति बनाने के लिए वन जिम्मेदार नहीं है। औषधीय पौधे को प्रदान करने के लिए वन जिम्मेदार है। धाराओं में पानी की प्रवाह को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। बाढ़ की स्थिति का पता लगाने के लिए वन क्या है? जिम्मेदार है। सावन ने आज तो मुझको भीगा दिया। वनों की कटाई क्या होता है? वनों की कटाई से क्या होता है साथियों? तो वर्षा में मिट्टी का कटाव में कमी आएगी नहीं, वर्षा में कमी आ जाएगी, वर्षा में कमी आ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग भी होगा।
ग्लोबल वार्मिंग भी होगा और बसा के, तो यहाँ सबसे जवाब हमको लगता है ग्लोबल वार्मिंग ही होगा, तापमान बढ़ जाएगा। ओके। ये भी होगा, एक से अधिक वाला जवाब होना चाहिए था। ग्रीन हाउस गैस क्या कार्य करते हैं? सूर्य की गर्मी को ट्रैप करते हैं, हरे रंग के होते हैं, सूरज की गर्मी को ट्रैप नहीं करते, दुर्गंध सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेता है। ग्रीन हाउस गैस इस तरह का होता है, जब पृथ्वी क्या करती है, जब पृथ्वी अपना विकिरण छोड़ती है तो ये ऐसे टकरा के इसी से आते रहता है, ये कंबल बना लेता है। कंबल किसका? CO2 का। वैसे तो ग्रीन हाउस गैस 6 हैं, आपको बताए हैं। इनमें से किस रूप में पाया जाता है? पानी इनमें से किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव और गैस, तीनों रूप में। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ओके। हमारे शरीर में मस्तिष्क तथा हृदय के जल का कितना प्रतिशत भाग है? तो मस्तिष्क और हृदय में जल का भाग कितना है साथियों? 73%। इनमें से कौन सा जल स्तर के ह्रास का कारण है? जल स्तर की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते उद्योग, कृषि गतिविधियां, ये सभी। तो क्या हो रहा है? जल स्तर का ह्रास हो रहा है। निम्न में से कौन से जल को ठोस रूप में प्रतिनिधित्व करता है? जल का ठोस रूप में कौन प्रतिनिधित्व करता है? तो बर्फ। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया काला कहलाती है। भूमि में जल के रिसने की प्रक्रिया प्रक्रिया कहलाती है अंतःस्यन या जलभृत या जल चक्र, यही कहलाएगा। जमीन में नीचे के पानी को क्या कहते हैं? जमीन के नीचे के पानी को कहते हैं भूजल, भूमि के अंदर का जल। वर्षा जल संचयन के लिए पुराने समय में उपयोग किए जाने वाले बड़े कुएं जैसे संरचना को क्या कहते थे? बावड़ी। बावड़ी कहते थे, क्या कहते थे? बावड़ी। जुहार, क्या कहते थे? यहाँ तो है जोहार, क्या कहते थे? जोहार कहते थे। आई डोंट नो। इनमें से कौन से पानी की कमी से नहीं दर्शाता है? सूखे नल पानी की कमी को दर्शाता है। ओके। पानी पीने के लिए लंबी कतारें दर्शाता है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की 3 बाल्टी, ये पानी की कमी को नहीं दर्शाता है। हर बूंद मायने रखती है, एक नारा है जो किसके संबंध में है? पानी के महत्व के संबंध में है। जल ही जीवन है। ओके। एवरी ड्रॉप इज ए लाइफ। ओके। इनमें से कौन पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाता है? तो पार्श्व व्युत्क्रम कौन दर्शाता है साथियों? तो समतल दर्पण कैसा व्युत्क्रम दर्शाता है? पार्श्व व्युत्क्रम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साइड व्यू के रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण का। प्रकाश का पथ कैसा होता है? सदैव एक सीधी रेखा में होता है। लाल रंग प्रकाश के हरे रंग से मिश्रित करने पे क्या बनेगा? तो लाल और हरा जैसे मिश्रित होगा, लाल और हरा का जैसे ही मिश्रण होगा क्या बनेगा? पीला बनेगा। आभासी प्रतिबिंब के प्रमुख गुण कौन से हैं? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ओके। गोलीय दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब यदि आभासी होता है तो दर्पण कैसा होगा? गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब यदि आभासी होगा तो दर्पण कैसा होगा प्यारे गुरुजी? दर्पण कैसा होगा? या तो अवतल या तो उत्तल होगा। ओके। प्रकाश के विक्षेपण द्वारा प्राप्त प्रकाश की रंगीन पट्टी क्या कहलाते हैं? प्रकाश के विक्षेपण द्वारा इसे एक्सपेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपेक्ट्रम। हम किसी उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं अवतल लेंस से, उत्तल लेंस से, अवतल लेंस दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों से। उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करना है, उत्तल प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? किसका? हम लोग अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग। एक उत्तल लेंस की आकृति क्या होती है? एक उत्तल लेंस, ये है उत्तल लेंस की आकृति। अब बताइए कैसी आकृति है? बिल्कुल सही। केंद्र में मोटा होता है उत्तल लेंस। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ओके। कौन सा उपकरण बैटरी में उपयोग करते थे? बैटरी में उपयोग किया जाता है टॉर्च, रिमोट कंट्रोल ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या करते हैं? बैटरियों में करते हैं। अच्छा, बैटरी का उपयोग करते थे। बैटरी का उपयोग तो सभी ने करता है। टीवी। एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था क्या होती है? अगल बगल एक के बाद एक, ये भी दोनों अगल बगल होगा, एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक ही होगा सेल। अगल अगल बगल क्या होता है? तनी अगल बगल, ए और बी दोनों है यहाँ पे। जब आप तो एक डिवाइस में सेलों की व्यवस्था होती है अगल बगल। एक विद्युत परिपथ में बल्ब तभी जलता है जब स्विच किस प्रकार हो? चालू स्थिति में हो, बंद स्थिति में हो, चालू स्थिति में हो।
जब स्विच ऑन होता है तो विद्युत परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ को कहते हैं बंद परिपथ। क्या कहते हैं? बंद परिपथ कहते हैं। क्लोज सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। और पूर्ण भी कहते हैं, तो दोनों होगा। बिजली के उपकरण का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानियां नहीं बरतनी चाहिए? मेन से जुड़े हुए जले बिजली बल्ब को कभी ना छुए। मुख्य रूप से विद्युत आपूर्ति के साथ कभी प्रयोग ना करें। फ्यूज तार को बदलने के लिए कभी किसी तार का उपयोग ना करें। स्विच को कभी भी ऑन स्थिति में ना रखें। यही स्विच को ऑन रखा जाएगा, नहीं रखेंगे तो जलेगा कैसे? हैं? यही सावधानी नहीं बरत। बल्ब के एक पतला तार होता है जिसे जो किसका बना होता है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ओके। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो विद्युत धारा पर परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है? परिपथ प्रवाहित होते रहता है लेकिन बल्ब जलता नहीं है। ओके। परिपथ प्रवाहित नहीं होती है। एक चमकता हुआ बल्ब किसके कारण गर्म हो जाता है? एक चमकता हुआ बल्ब जो है विद्युत के तापीय प्रभाव के कारण क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। विद्युत स्त्री निम्न में से किस प्रभाव से? विद्युत स्त्री विद्युत के तापीय प्रभाव पर काम करता है। किस तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर, लंबाई पर और मोटाई पर, इन सभी में क्या होता है? किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा इन सभी पर निर्भर। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण कौन से प्रभाव नहीं होते? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के कारण जो है कौन सा प्रभाव नहीं होगा? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या दोनों? बताइए। तो चुंबक रासायनिक प्रभाव, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जिसको आप लोग एसी करंट कहते हैं, जो घरों में यूज होता है, नहीं। फ्यूज के स्थान पर निम्न में से किसका उपयोग किया जा रहा है? तो फ्यूज को स्थान पर एमसीबी, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में अत्यधिक धारा का नहीं है? अत्यधिक धारा की वजह से क्या होता है? तारों का सीधा स्पर्श, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में भी अत्यधिक धारा हो जाता है, लेकिन स्विच ऑफ स्थिति में अत्यधिक धारा नहीं होगी। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसा व्यवहार करता है? जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबकीय की तरह प्रभाव करता है। ओके। फ्यूज तार आम पर किसका बना होता है? टीन और शीशे का बना होता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को कौन सा यंत्र मापता है? ओडोमीटर। एक बस 90 मिनट में 54 किलोमीटर दूरी तय करते हैं, तो बस की गति कितनी है? 54 किलोमीटर तय कर रही है। और 90 मिनट में, तो 90 अब बटे में इसको क्या करेंगे? 60 से भाग करेंगे, जीरो जीरो कट जाएगा। 3 से 3 दूना 6, 3 3 54 गुना 2/3, 3 से काट देंगे, 18 × 3 = 54, 18 दूना 36। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो लीजिए 54 को 5/18, 18 × 18 = 54, अपन 15, 15 किलो। अरे यार, कर दो 36, 36 से को चेंज नहीं कर देते हैं, क्या हो जाएगा? बता रहे हैं, एकदम आराम से बताइए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहता है 90 मिनट में 54 किलोमीटर चलता है, तो 5400 मीटर, 1000/90, जीरो से जीरो कट गया, 9 से 9 से 54, 6 और क्या है? डबल जीरो। ये हो गया। और यहाँ क्या है? मिनट है, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, एक जीरो से और काट देंगे तो कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। ओके। अगला सवाल है, खेल गतिविधियों के समय अंतराल को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? खेल गति, स्टॉप गन या स्टॉप घड़ी। स्टॉप घड़ी कहते हैं उसको। स्टॉप गन का प्रयोग तो किसमें किया जाता है? तो स्पीड नापने के लिए, ठीक है। यदि किसी वस्तु की गति सीधी रेखा में बदली जाती है तो उसकी गति को क्या कहते हैं? असमान गति। सबसे प्रसिद्ध आवधिक गति किसकी होती है? सरल लोलक की क्या होती है? आवधिक गति होती है। निम्न में से कौन सूर्य द्वारा डाली गई छाया के अध्ययन पर आधारित है? सूर्य द्वारा डायल, तो ये सन डायल है। सूर्य द्वारा छाया जो होता है उसी पर आश्रित है। कौन? सन डायल। अंतरिक्ष रॉकेट की गति को व्यक्त करने के लिए किस सबसे प्रयुक्त इकाई क्या है? तो अंतरिक्ष रॉकेट को उपयुक्त करने के लिए सबसे प्रयुक्त इकाई क्या है? तो बिल्कुल सही, किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड क्या है आपका? तो पलायन वेग का मान है। पलायन पलायन वेग जिससे कोई भी वस्तु क्या होगी? ब्रह्मांड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर। स्वामी 30 मिनट में अपने घर से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने स्कूल तक चला जाता है। पहुंचने पर देखता है कि स्कूल बंद है और 10 मिनट में अपने दोस्तों की गाड़ी 10 मिनट में अपने दोस्तों की गाड़ी से घर वापस जा जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। तो 30 मिनट में 4 किलोमीटर, 30
गुना 60 गुना किलोमीटर प्रति घंटा में करना है तो 30 मिनट को 1/2 गुना 4। अब फिर प्लस क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ क्या होगा, 10 मिनट है तो 10/60 1/6 गुना कितना हो जाएगा, 4 बटे में। अब कितना सेकेंड इसको समय लगा, समय निकालना है, उसके बाद ना औसत चाल निकलेगा। तो समय 30 मिनट यानी कि 1/2 अब प्लस कितना लगा समय, एक 10 1/6। इसको सॉल्व करना है, आपका आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत? क्या जवाब है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे को क्या कहते हैं, कायिक प्रबंधन द्वारा उत्पन्न पौधे को कहते हैं साथियों, बढ़ने में कम समय लेते हैं। पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है, तो पौधे का जो बीज है, फूल है, वो लैंगिक जनन में क्या करता है, भाग लेता है। फूल लैंगिक जनन में भाग लेता है। शकरकंद में किसका कायिक प्रबंधन होता है, शकरकंद किसका, शकरकंद आलू, आलू क्या है, जड़ है। आलू क्या है, शकरकंद आप लोग कहा है अल्हुआ, अल्हुआ जिसको लोकल भाषा में क्या कहता है, अल्हुआ। तो अल्हुआ क्या है, जड़ है, जड़। स्वीट पोटैटो जिसको कहते हैं, SWEET, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो क्या है, जड़ है। आलू के पौधे की आंख को क्या कहते हैं, आलू के पौधे की आंख को कहते हैं, कहते हैं बायोफिल्म पत्ती जैसी कली जैसी होती है आलू के पौधे की आंख, और यहीं से क्या होता है, पौधे निकलता है। कायिक प्रबंधन किसका एक प्रकार है, कायिक प्रबंधन और लैंगिक जनन का एक प्रकार है। किसका प्रकार है, और लैंगिक जनन का प्रकार है। विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में क्या होते थे, विभिन्न पुष्पों के अंडाशय में जो है क्या होता है, एक से अनेक बीजाणु होते हैं। इष्ट प्रजनन किस प्रकार करता है, तो इष्ट में जो प्रजनन होता है वो किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। ओके, अगला सवाल है, कवक में प्रजनन कैसे होता है, कवक में प्रजनन होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। स्पायरोगायरा किस प्रकार को अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, तो स्पायरोगायरा किस प्रकार को अलैंगिक प्रजनन करता है, तो स्पायरोगायरा जो है विखंडन द्वारा करता है। फर्न में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है, तो फर्न में अलैंगिक प्रजनन होता है साथियों किसके द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। इनमें से किस में नर युग्मक होता है, तो नर युग्मक किस में होता है, ओवर 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 यूले में। निम्न से जायगोट किस में विकसित होता है, जायगोट किस में विकसित होता है, भ्रूण में। लेकिन यहाँ पर क्या है, भ्रूण में ही विकसित होगा। निम्न में से किस पौधे के उभयलिंगी फूल फूल होते हैं, तो उभयलिंगी फूल अभी क्या है, बिहार दरोगा में पूछा गया सवाल है। उभयलिंगी फूल किस में होता है, सरसों में उभयलिंगी फूल होता है। और गुलहर में, गुलहर हर में भी क्या होता है, तो आपका उभयलिंगी फूल होता है। निम्न से कौन सा स्त्री केसर का भाग है, स्त्री केसर का भाग कौन सा है साथियों, स्टिग्मा स्त्री केसर का भाग है। निम्न से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है, तो ओब्यूले, ओब्यूले क्या है, ओब्यूले है। एंथर क्या है, एंथर जो है ये क्या है, स्त्री केसर का भाग नहीं है, ये किसका भाग है, पुंकेश्वर का भाग है। हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग कौन सा है, हमारे परिसंचरण तंत्र का पंपिंग अंग है हृदय। रक्त की अवस्था क्या होती है, रक्त द्रव अवस्था में होता है। ये पाइप की तरह होते हैं जो विशिष्ट कोशिकाओं के समूह से बने होते हैं और पदार्थ की परिवहन करते हैं और पौधे में दो तरफा यातायात करते हैं। इसे क्या कहते हैं, संवहनीय उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहनीय उत्तक, जाइलम और फ्लोएम दोनों किस में आता है, इसी संवहनीय उत्तक में आता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, रक्त के तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा सब होता है। रक्त की आरबीसी की उपस्थिति में लाल वर्णक होते हैं। लाल वर्णक का कारण क्या है, हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त कोशिका शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को महत्वपूर्ण बनाती है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। रक्त में थक्का जमने में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। मानव शरीर में किस अंग के पसीने की ग्रंथि नहीं होती, तो होठ में पसीने की ग्रंथि नहीं होती है। ओके, कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करते हैं, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करते हैं धमनियां, 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 धमनियां। ओके, कहता सिराए किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाते हैं, सिराए किससे मिलकर हृदय में खाली हो जाते हैं, तो मल महाशिरा से मिलकर। ओके, कोशिकाओं से मिलकर। हृदय कहाँ स्थित होता है, हृदय फेफड़ा के पास स्थित होता है, बक्ष गुहा में। ओके, हृदय फेफड़ा में स्थित थोड़े होता है, बक्ष गुहा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, बक्ष गुहा में।
मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप से तो सुनते ही है, साथ ही साथ यूवी मशीन से नहीं सुनते। स्टेथोस्कोपिस रक्त में रक्त और ऊतकों के बीच पोषक तत्वों का अवशोषण और शोषण गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रक्त और ऊतकों के बीच ये किसके द्वारा होता है? तो धमनियों के द्वारा। किसके द्वारा? धमनियों के द्वारा होता है। कोशिकाओं के द्वारा। ओके। मतलब सभी जीव छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसे क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? तो नग्न आंखों से नहीं देख, उन्हें कोशिका कहते हैं। जीवों की ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जीवों की ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कोशिकीय शोषण कहाँ होता है साथियों? कोशिकीय शोषण कोशिका में होता है। कहाँ होता है? कोशिका में होता है कोशिकीय शोषण। ओके। अभी 400 हुआ है, अभी क्या है? 600 बचा है। कोशिका में भोजन के टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोशिका में भोजन की टूटने की प्रक्रिया कोशिकीय शोषण कहलाती है। ओके। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है अमीबा, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। जब ऑक्सीजन के प्रयोग से ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन के प्रयोग से, तो इसे वायवीय शोषण कहते हैं। उस प्रकार के शोषण का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होता है? उसे एनएरोबिक शोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनएरोबिक शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसमें क्या बनता है? तो मेथेनोइक लैक्टिक एसिड बन जाता है। उस शब्द का नाम बताया जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन की भरपूर वायु को अंदर लेना। इसको क्या कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना, क्या वायु उसको बाहर निकालना। निश्वास के समय कौन सी गैस बाहर निकलते हैं? निश्वास के समय ये सभी गैस बाहर निकलती है। गलफरे मछलियों को मदद करता है पानी में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित करने में। ईस्ट का उपयोग क्या किसमें किया जाता था? वाइन और बियर बनाने में क्या किया जाता है? बेकरी आइटम में भी किया जाता है, यानी कि बी और सी दोनों। केचुआ सांस लेता है त्वचा से। मछलियां किस अंग से सांस लेती है? गलफर से। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में किया जाता है? तो कोशिका को ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड पानी और ऊर्जा में तोड़ने के लिए किया जाता है। ओके। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा ग्लूकोज तोड़ता है। तिलचट्टे की संघ का उपयोग करके ट्रेकिया ट्रेकिया का उपयोग करके सांस लेते हैं। मिट्टी का वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाते हैं? तो मिट्टी का वह पदार्थ जो पृथ्वी का क्या बनाती है? तो पृथ्वी का परत बनाती है, ऊपरी परत। इनमें से कौन सी मिट्टी के निर्माण में एक कदम है? मिट्टी के निर्माण में एक कदम है चट्टानों का टूटना, भूकंप या ज्वालामुखी का विस्फोट। इससे भी क्या होता है? मिट्टियां बनता है और ह्यूमस का बढ़ना। इन सबों से कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है? तो मृदा निर्माण को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ये सभी जलवायु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव सभी क्या करते हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। इनमें से कौन मृदा अपरदन नहीं करता? तो मृदा अपरदन क्यों नहीं करता है? छत की खेती मृदा अपरदन नहीं करेगा, अतिचारण करेगा, वनों की कटाई करेगा। मृदा संरक्षण उपाय का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो मिट्टी जीवों की रक्षा करना और मिट्टियों की भी रक्षा करना। किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं? ए, बी, सी कोई नहीं। किसमें? तो बी मृदा में खनिज पाया जाता है। पौधे को उगने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? तो पौधे को उगने के लिए सबसे अधिक अच्छी मिट्टी है दोमट मिट्टी। क्या है? दोमट मिट्टी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक मिट्टी का प्रकार है? तो कौन सा मिट्टी का एक प्रकार कौन है? यूथ मिट्टी मिट्टी का एक प्रकार है। नहीं है यूथ मिट्टी। इनमें से किसमें सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? तो सबसे छोटे आकार की मिट्टी के कण को हम लोग क्या कहते हैं? गाद में क्या होगा? सबसे छोटे आकार की मिट्टी के कण। कपास अच्छी तरह से किस में उगती है? कपास अच्छी तरह से उगेगी काली मिट्टी में। निम्नलिखित में से किस में उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? ह्यूमस किस में होता है? तो ये क्षितिज में होता है, सबसे ऊपरी क्षितिज में। इनमें से कौन मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? तो मृदा अपरदन को क्या नहीं रोक सकता है? वनों की कटाई नहीं रोक सकता है, तो बढ़ाइए देगा। जलविली कल्चर रोक सकता है, पशुओं का चालन रोक। हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में।
उदासीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या होता है? उदासीकरण अभिक्रिया का अम्ल और जल बनता है। चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, 20 घंटे पहले? बताइए, बताइए, बताइए। 24 घंटे। चक्रवात को क्या कहते हैं? चक्रवात क्या होते हैं? विनाशकारी और उपयोगी। चक्रवात दोनों होता है, कभी-कभी विनाश तो लाता ही है, साथ ही साथ उपयोगी भी होता है, क्योंकि वर्षा वायु धाराएँ कैसे उत्पन्न होती है? वायु धाराएँ पृथ्वी पर असमान ताप के कारण उत्पन्न होती है। हरिकेन चक्रवात का क्या क्या नाम है? अमेरिकी महाद्वीप में जो चक्रवात आता है उसे क्या कहते हैं? हरिकेन कहते हैं। ओके? बवंडर कहाँ पहुँचता है? ज़मीन से आसमान की ओर बवंडर पहुँचता है। ओके? बवंडर कहाँ पहुँचता है? आसमान से ज़मीन की ओर। एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति का होगा? एक हिंसक बवंडर जो है, ये किस गति का होगा? 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का होगा। भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? तो भारत का पश्चिमी तट जो है, चक्रवाती तूफानों के लिए अधिक संवेदनशील है। यहाँ आते रहता है, अभी हाल ही में आया था ना बिपरजॉय। कम संवेदी है, पूर्वी तट पे ज़्यादा आता है। कहाँ? पूर्वी तट पे ज़्यादा आता है, पश्चिमी तट पे कम ही आता है। ओके? कौन सा विषम है? तूफान, टाइफून, चक्रवात, मानसून? मानसून आराम से आता है और ज़रूरी का चीज़ है। बाकी सब क्या है? तूफान है। आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएँ का पता लगा लेता है। यह इस तरह के अलार्म के कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? फर्श के पास, छत के पास, दरवाजे के पास, किसी भी दीवार पर। कहाँ रखा जाना चाहिए बताइए? छत के पास रखा जाना चाहिए, तब ना धुआँ ऊपर उठेगा और वो पकड़ लेगा। चक्रवात का केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात के केंद्र को कहते हैं शांत क्षेत्र। चक्रवात का केंद्र क्या होता है? शांत क्षेत्र, चक्षु। इसे क्या कहते हैं? चक्षु, चक्षु का, चक्षु। गर्म हवा कैसी होती है? गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा से हल्की होती है गर्म हवा। एक कमरे में प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पर्दा अंदर की ओर हिल जाएगा। क्या होगा? अंदर की ओर हिल जाएगा, बाहर धकेलेंगे। हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? वायु दाब को कम करती है। वायु वायु के क्या कार्य हैं? वायु के कार्य है जलने में सहायक होते हैं, तापमान नियंत्रित करता है, दाब डालती है, सभी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? केरल में मध्यम गर्म और शुष्क जलवायु नहीं, गर्म और शुष्क नहीं, गीला, बहुत गर्म और शुष्क जलवायु। बताइए कैसी जलवायु पाई जाती है केरल में? बहुत गर्म और गीला जलवायु। दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? दोपहर में। रेगिस्तान में रातें ठंडी क्यों होती है? बालू तेजी से ठंडा हो जाता है इसी वजह से। किस स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? जलवायु चार्ट क्या कहलाता है? जलवायु। मौसम के तत्व कौन है? मौसम के तत्व हैं ये सभी। तापमान, आर्द्रता, वर्षा सभी क्या है? मौसम के तत्व हैं। मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? मौसम की भविष्यवाणी से क्या है? तो इनमें से सभी मदद मिल जाता है। खराब मौसम से तैयारी हो जाती है, दैनिक गतिविधियों की योजना बनते हैं और खेती की योजना। किस स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? वायु में जलवाष्प की उपस्थिति, जलवाष्प की मात्रा। पेंगुइन कहाँ रहने के अनुकूलित है? तो पेंगुइन जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, खास करके दक्षिणी ध्रुव में, अंटार्कटिका में पेंगुइन पाए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस भाग को जलवायु गर्म और शुष्क है? भारत के गर्म और शुष्क जलवायु कहाँ है? राजस्थान की। इनमें से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? वे एक समूह एक साथ घूमते, सही है। वे तैर सकते, सही है। उनके पास झिल्लीदार पैर होते, सही है। उनके पास सुव्यवस्थित शरीर होता है, झिल्लीदार पैर होता है। यही क्या है? गलत है। वो तैर सकते, काहे नहीं तैरेंगे? आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूली विशेषताएं क्या कहलाती है? ये कहाँ होता है? ये होगा रेगिस्तानी क्षेत्रों में। लंबे समय, मान लीजिए 25 वर्ष में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? जलवायु।
पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है? ध्रुवीय क्षेत्र सबसे ठंडा क्षेत्र है। ऊँट का कुबर किसका एक उदाहरण है? तो ऊँट का कुबर जो है फैटी टिश्यू है। क्या है? फैटी टिश्यू। ठीक ना? तथा निम्न में से कौन सा एक दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं है? दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग क्या नहीं? दबाव। इनमें से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन गलत है? गर्मी दी जा सकती है लेकिन कम अवशोषित होती है। ओके। किस पदार्थ के आकार रंग अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? किसी पदार्थ के रंग आकार अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं साथियों? जी, भौतिक गुण होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? तो एक भौतिक परिवर्तन जो है परिवर्तनीय होता है, उत्क्रमणीय होता है, इसको फिर से बदला जा सकता है। भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो भौतिक परिवर्तन के दौरान सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जंग तब लगता है जब पौधे को किसके संपर्क में लाया जाता है? ऑक्सीजन, हवा, खारे पानी और बादलों के संपर्क में लाया जाता है। ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाया जाता है। चूने के पानी को में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बनने वाला पदार्थ क्या है? तो चूने के पानी में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो बनने वाला पदार्थ जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3। ओके। रासायनिक परिवर्तन को कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण, अपकरण, तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन में तो सब्न हो जाता है। क्या? किसी पदार्थ का जलना क्या है? तो किसी पदार्थ का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वैसे कभी-कभी पदार्थों का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक होगा। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनाइजेशन। कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। चरण 1 ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। क्या होगा? सी दोनों भौतिक परिवर्तन। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? बताइए, भौतिक परिवर्तन कौन सा है साथियों? जी, लकड़ी के लट्ठे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ओके। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ए और सी दोनों रासायनिक परिवर्तन है। बीज का आंकड़ा क्या अंकुरन और क्या है? पटाखे फोड़ना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रंग में परिवर्तन होता है, गैसें निकलती है, स्वाद में परिवर्तन होता है, सभी हो जाता है रासायनिक परिवर्तन में, सब कुछ बदल जाता है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम में फेनोल्फथेन सूचक के रंग क्रमशः कैसे होंगे? ये होंगे रंगहीन और गुलाबी। अम्ल के साथ रंगहीन और क्षार के साथ गुलाबी। क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? क्षार को छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? तो हल्दी और लिटमस, चीनी, गुलाब की पंखुड़ियां, ये सभी कैसा है? तो प्राकृतिक है, मानव थोड़े बनाता है। लिटमस भी तो हम लोग प्रकृति से ही न लेते हैं। किससे? लाइकेन से। ओके। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है? सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक है आपका लिटमस। जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? जल में अम्ल मिलाना। निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रकृति यौगिक का है? यौगिक का मूल प्रकृति क्या है? तो नींबू का पानी और क्या है? बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? यौगिक है। बता लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है
विंडो क्लीनर में पाया जाता है। विंडो क्लीनर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाएगा? नहीं। लाइम वाटर में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। किस रंगीन विलयन में पेनोथोलिन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है? विलयन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है? क्या है? अम्लीय। अम्लीय या उदासीन है? ओके। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से लवण और जल का बनना कैसा प्रक्रिया उदासीनीकरण है? रासायनिक और अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय। जब सिरके के घोल को एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? सिरका क्या है? तो सिरका अम्लीय होता है। अम्ल और अम्ल क्या करता है? लिटमस को, नीले को लाल कर देता है। यानी कि क्या हो जाएगा? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। नल का पानी क्या होता है? नल का पानी तो इसे उदासीन होना चाहिए, लेकिन स्रोत पर निर्भर करता है। जैसा स्रोत होगा वैसा नल का पानी होगा। यह एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा कौन सा है? तुलसी औषधीय पौधा है, पुदीना भी, अजवाइन भी है, तो सभी क्या है? औषधीय पौधा है। ओके। बता कौन सा फूल हम खाते हैं? कचनार का फूल तो हम लोग खाते ही हैं, खाते हैं। ओके। केला भी खाते हैं और ढोल की छड़ी सभी खाते हैं, सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पत्तियां भोजन निर्मित करती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में। को छूट गया है क्या चीज? सूर्य प्रकाश। अब सब रहेगा तभी पत्तियां भोजन बना पाएगी। इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। भट्ठा एक मिट्टी है जिसका जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? भट्ठा मिट्टी के बर्तनों को सुखाने के लिए। मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पॉर्टर के द्वारा। पॉर्टर के द्वारा। इनमें शतरंज के खिलाड़ी के नाम बताइए। विश्वनाथन आनंद क्या है? शतरंज के खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन सा इंडोर गेम नहीं है? तो हॉकी इंडोर गेम नहीं है। इनमें से इनमें पत्र कौन लाता है? तो पत्र डाकिया लाता है। आप अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? डाक घर में। पिन क्या है? पिन क्या है? पिन तो डाक सूचकांक संख्या है। डाक सूचकांक क्या है? संख्या है। कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते? तो पत्थर और लकड़ी के घर कहाँ बने होते हैं? तभी असम, श्रीनगर, मनाली। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील श्रीनगर में स्थित है। चेस जो नेत्रहीन की सबसे ज्यादा मदद करता है वह क्या है? स्पर्श और महसूस करने वाला जो है, ये नेत्रहीनों की सबसे ज्यादा मदद करता है। इनमें से कौन सा एक कुचालक है? तो कुचालक क्या है? लकड़ी है। ओके। 501 सवाल हो गया। क्या करें? 1000 का 1000 करा दे, आज ही करा दे। अब दूसरे वीडियो में करेंगे। ओके साथियों, 500 करा दिए। 500 अब दूसरे वीडियो में किया जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलिए। आप देख रहे थे साथियों सर्विस क्लासेस के जी, और साथ ही साथ आप देख रहे थे ये क्या देख रहे थे? तो बिल्कुल सही समझे हैं। ये देख रहे थे बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1000 प्रश्नों का तांडव। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बीएस की ऐसी तैयारी। महाकाल का आशीर्वाद से शिक्षकता बने के बाद श्री। ओके। 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 मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राधे राधे, वंदे मातरम।